यस सर, आप स्टार्ट करें। यस, तो मैंने आपको बताया कि कुछ बातें रह गई थी, उसमें मैं आपको बताना चाह रहा था कि हर ग्रह का एक पर्टिकुलर रत्न बताया गया है और उस रत्न के निर्माण की जो प्रक्रिया है या जो रासायनिक गतिविधि है वो वैसी है जैसी उस ग्रह की है। मतलब सिमिलियर स्थितियां हैं, सिमिलियर, इसलिए उनको पर्टिकुलर उससे जोड़ा गया है। ये भी एक विज्ञान है, जो रत्न जोड़े गए हैं वो भी विज्ञान है। तो जब हम उपचार पे आएंगे, उपचारों का जब विश्लेषण करेंगे, तो हम कब कौन सा रत्न बताएंगे वो हमको आज से थोड़ा सा पता हो तो ज्यादा अच्छा है। इससे हमारी थोड़ी सी प्रभाव भी खुलती है। थोड़ा सा हमारा किसी के भी हाथ में कोई अंगूठी देखेंगे तो हमारे मन में आएगा, यार इसने अगर पन्ना पहन रखा है तो भाई साहब का ये बुध योगकारी है या लग्नेश है, ये और वो कमजोर है ना। तो आप उसका धीरे धीरे जब आप जाएंगे वास्तु में जाएंगे, जब हस्तरेखा में जाएंगे, तो आप एक व्यक्तित्व का जब वर्णन करने जाएंगे तो आपको वो सब चीजें पता लगने लग जाएगी। जैसे आप अगर अमित शाह जी का हाथ देखें तो वो पन्ना पहनते हैं लेकिन सूर्य वाली रेखा आंगली में पहनते थे। जो हमारी सूर्य की अंगली है उसमें वो पन्ना पहनते थे। इसका मतलब कि उनके सूर्य बुध साथ है लेकिन बुध कमजोर है, बुध कमजोर है। तो किसी ज्योतिषी ने उस कॉम्बिनेशन को बनाकर उनको पहनाया है ना। तो ये हम धीरे धीरे जब हम इस क्षेत्र में और उतरेंगे ना तो हमको और ज्ञान होगा। तो सूर्य का मानक कहा गया है, इनके उपरतन भी हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। चंद्रमा का मोती कहा गया, मंगल का मूंगा कहा गया, बुध का पन्ना कहा गया, बृहस्पति का प्रकाश कहा गया, शुक्र का हीरा कहा गया, शनि का नीलम कहा गया, राहु का गोमेद कहा गया और केतु का लहसुनिया कहा गया। इनके मैं उपरतन भी बताऊंगा, इनके पेड़ भी बताऊंगा, इनके पेड़ों की जड़ भी बताऊंगा, घर में उपलब्ध चीजें भी बताऊंगा जो उतना ही काम करेंगी कि आप 1 करोड़ का नीलम पहन लो, चाहे घर में रखी उस चीज को काम में ले लो, बरोबर असर होगा। किसी पेड़ विशेष की जड़, वृक्ष विशेष की जड़ ले लो, चाहे आप 1 करोड़ का मानक पहन लो, बरोबर असर होगा। मैं आपको वो बात भी बताऊंगा, लेकिन मैं जब उपायों पे विश्लेषण करने आऊंगा तब मैं आपको उसको विस्तृत रूप में समझाऊंगा। तो ग्रहों के बारे में मैं जितना भी आपको बताऊं उतना कम है। बहुत सारे चीजें हैं जो कालांतर में आएगी, मैं आपको स्पष्ट करता चला जाऊंगा, है ना। अब जैसे किसी भी ग्रह का मेरे को विश्लेषण करना है तो मेरे को उसके बहुत सारे कारक को ध्यान होंगे तो मैं ज्यादा अच्छा विश्लेषण कर पाऊंगा। मैं आपको जैसे मैं एक ग्रह का बोल के बताता हूँ कि मैं जब सूर्य की बात करूं, सूर्य का जब मैं विश्लेषण करने जाऊं तो मेरा पहला होना चाहिए कि सूर्य आत्मा है, सूर्य आत्मा जगदस्थी है, सूर्य पिता है क्योंकि जगत को उत्पन्न करने वाले पिता सूर्य ही है। सूर्य जो है पूरा संपूर्ण मेरा शरीर है, मेरे शरीर में उपलब्ध हड्डियां हैं। सूर्य मेरा व्यक्तित्व है, सूर्य मेरा आत्मविश्वास है, आत्मबल है, मेरे अंदर जो जोश जुनून है वो है। सूर्य पिता है, सूर्य राजा है, सूर्य प्रशासक है, सूर्य एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वाला ग्रह है, सूर्य डॉक्टरिंग कैपेसिटी रखता है, सूर्य सबको ठीक करने की, तो सूर्य तो सबको हील कर सकता है ना, सबको स्वस्थ करने की, सबको हील करने की पावर रखता है। सूर्य सबसे ज्यादा प्रकाशमान है तो दिव्य ज्योति को प्राप्त है, सबसे ज्यादा नैसर्गिक बल सूर्य को प्राप्त है ना। तो सूर्य जो है आदमी का जो मैं उस पर जाऊं रूप रसगंध शब्द स्पर्श पे, तो वो रूप है, आंखों की दृष्टि की रोशनी है, सूर्य रोशनी है, प्रकाश है, गर्मी है, सूर्य सोना है, सूर्य शेर है, सूर्य जो राज्य है, फैलाव है, विस्तार है, सूर्य किसी भी देश की राजधानी है। तो ऐसे अपन सूर्य के जितने चाहे सूर्य से वो सब चीजों को हमको याद होना चाहिए। जब भी हम सूर्य की बात करने जाएंगे तो सूर्य क्या क्या चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका कौन सा धातु है, उन सूर्य की जैसे पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में सूर्य बलवान होते हैं, सूर्य का कौन सा धातु है, कौन सा रिश्ता है, कौन सा उनका रत्न है, कौन सी तत्व की उनकी प्रधानता है, सतोगुणी है तो सूर्य सतोगुणी है ना। सूर्य किसके कारक हैं, प्रकाश के कारक हैं, शरीर में हमारे व्यापक रूप से हमारा व्यापक शरीर और हमारी हड्डियों के कारक हैं, हमारी आंख नेत्र ज्योति के कारक हैं, है ना, हमारे को जो रूप देते हैं उसके कारक हैं, हमारे शरीर में जो ऊर्जा है उसके कारक हैं सूर्य, है ना। सराउंडिंग में अगर जाए तो रिश्तों में मेरे पिता के कारक सूर्य हैं, है ना, राजा के कारक सूर्य हैं, सरकार के कारक सूर्य हैं, प्रशासन के कारक सूर्य हैं, है ना।
ये प्रशासनिक क्षमता के कारक सूर्य हैं, है ना। अगर मैं देवताओं में जाऊं तो सूर्य जो है वो किस रूप में है, वो बृहस्पति रूप में, सॉरी विष्णु रूप में है। तो तीनों वो भी जन्मदाता भी है, पालनहार भी है और डिस्ट्रॉयर भी है। सूर्य रेगिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि उनकी इतनी ज्यादा गर्मी है, तो सूर्य रेगिस्तान भी है ना। सूर्य जितने भी शिवालय हैं वो सूर्य के क्षेत्र में आते हैं। जैसे ही हम शिवालय में प्रवेश करते हैं सूर्य बलवान होता है ना। इस तरह से आप सूर्य से संबंधित सब चीजों को आप आकलन कर सकते हैं, हर चीज। जैसे फर्नीचर का बड़े बनाए फर्नीचर होते हैं वो सूर्य के क्षेत्र में आते हैं। जो मोटे पेड़ होते हैं, जिनके अंतःसार पेड़ होते हैं मोटे, वो सब सूर्य के क्षेत्र में आते हैं, है ना। पर्वत पहाड़ सूर्य के क्षेत्र में आते हैं। सूर्य की जो प्रवृत्ति रहेगी वो उसकी राशि के स्वामी के अनुसार आएगी। तो सिंह राशि का स्वामी वो सूर्य होता है, और उसका जो चिन्ह है वो एक शेर है। तो शेर जो है वो माँ से ज्यादा प्यार करता है, माँ से ज्यादा लगाव होता है बजाय अपनी स्त्री के। तो सूर्य का जिसका भी बलवान होता है, सूर्य का जिसका भी सूर्य लगन या राशि स्वामी होगा, उसको माता से बहुत लगाव होगा, पत्नी से इतना लगाव नहीं होगा। इसलिए सप्तम भाव में सूर्य जो है ना पत्नी से विघटन कराता है, पत्नी को मारता है। सूर्य इतनी गर्मी और है ना। तो सूर्य पहाड़ शेर पहाड़ों में उसमें लेना चाहता है। जो सिंह होता है वो तेजस्वी होता है, उसमें क्रोध की मात्रा होती है, अभिमान की मात्रा होती है, और राजा का दम होता है। तो वो सिंह राशि वाले में या सिंह लगन वाले में वो व्यक्तित्व आएगा, वो भी सूर्य देता है। तो सूर्य अहंकार भी देता है, दम भी देता है, जोश भी देता है, जुनून भी देता है। तो सूर्य का जितने भी आपको जो भी एस्पेक्ट है वो सब आपको रिलेट करने पड़ेंगे। धातु की बात करने जाओगे तो कौन सा धातु है, दिशा कौन सी है। अब मान लीजिए किसी का सूर्य लगन में उचका होकर बैठा है तो बहुत बलवान हो गया, जो पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेकंड। तो इस तरह से जो है हर ग्रह का आपको विस्तृत विश्लेषण करना पड़ेगा। वो धीरे धीरे आपको याद आता जाएगा। अगर डॉक्टर की बात करें तो सूर्य डॉक्टर है ना। सूर्य सेना का राजा है, पिता है। तो ये सब चीजें अपन जब करेंगे तो बार बार हम बोलेंगे, तो बार बार बोलेंगे तो ये सब चीजें कारकत्व तो बार बार रिपीट होंगे। तो वो राशि विशेष की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी लेके चलेगा, वह स्वयं की भी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके चलेगा, भाव विशेष की भी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके चलेगा, है ना। अब मैं बात करूं सूर्य कारक, सूर्य का जब भी अपन वर्णन करने जाएंगे तो सूर्य दो भावों के विशेष भावों के कारक, तीन विशेष भावों के कारक है जो सबसे महत्वपूर्ण है। कौन कौन से हैं वो? लगन, नवम और दशम, तीन महत्वपूर्ण भावों के सूर्य कारक हैं। लगन के तो यानी आप जब भी किसी व्यक्ति के पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व इन ऑल अगर आप उसका वर्णन करने जाओ तो आपका सूर्य का कंप्लीट विश्लेषण करना अत्यावश्यक है। कालपुरुष की कुंडली में मेष लगन उसका लगन होता है, तो मेष लगन का विश्लेषण करना अत्यावश्यक है। कारक भाव कौन सा हो गया? पहला, प्रथम भाव। तो आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को अगर विश्लेषित करेंगे तो जो उसका लगन लगने से उसके साथ साथ वो तो बदलते रहते हैं, लेकिन ये स्थायी है। प्रथम भाव सूर्य और मेष, यानी प्रथम भाव का स्वामी, प्रथम भाव के स्वामी और प्रथम भाव से संबंध करने वाले समस्त ग्रहों का उसके व्यक्तित्व पे प्रभाव आएगा। साथ ही उसका कारक सूर्य है, तो उस सूर्य का और मेष राशि का आपको विश्लेषण करने पे व्यक्ति की पिक्चर ऐसे क्लियर हो जाएगी, आप उसका डिपिक्ट कर सकते हो, उसका आप चित्रण कर सकते हो। तो हमको क्या लगातार ये चीजें अभ्यास करनी पड़ेगी। और ये कैसे शुरू होगी कि जैसे मेरा मीन लगन है तो मैं मीन लगन के बारे में खूब पढ़ूं, खूब अध्ययन करूं और अपने ऊपर इंप्लीमेंट करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये डिसाइड करूं मेरा मीन लगन ही है क्या। अब मेरे मीन लगन जो है उसका स्वामी गुरु, उसकी क्या स्थिति है, मेरे लगन को कौन कौन ग्रह देख रहे हैं, कौन कौन वहां बैठे हैं, ऐसे गुरु से क्या स्थिति बन रही है। उसके साथ साथ मेरे को मेरा सूर्य और मेष राशि का भी विश्लेषण करके ये निर्णय निकालना पड़ेगा कि मेरा व्यक्तित्व क्या है और मैं क्या चाहता हूं, मेरा प्रभाव क्या है, मैं क्या उत्पन्न कर सकता हूं, क्या क्या मेरी शक्तियां हैं और कहां कहां मैं कमजोर हूं। तो
तो ये सब चीजें जो है ना, ग्रह का, भाव का, राशि का कारकत्व जितना हमारे दिमाग में घूमेगा, जितना हमारे दिमाग में घूमेगा, जितना हम मनन मंथन करेंगे, उतना बलवान होता जाएगा। आप सबसे पहले शुरू करें अपने खुद के ऊपर। 3 चीज मैंने आपको बता दी, भाव बता दिया, राशि बता दी और ग्रह बता दिया। और उस पर आप ना अपना एक एक दो दो तीन तीन पेज को, मैं भाई फर्स्ट हाउस जो है वो सेल्फ है, तो सूर्य सेल्फ का कारक है ना। और सेल्फ की राशि कौन है? मेष। तो मेष के स्वामी मंगल को भी आपको विश्लेषण करना पड़ेगा। तो जितने भी सेल्फ से रिलेटेड बातें होती है ना नित्य से, उसमें मंगल का विश्लेषण अति आवश्यक है। जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू शुड हैव टू एनालाइज मार्स। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मार्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस मार्स, सेल्फ डेवलपमेंट मार्स। यानी जिसका मंगल बलवान होगा वो आदमी सेल्फ में बहुत मजबूत होगा, क्योंकि वो ब्रह्मांड का स्वामी हो गया है ना। लगन जो है वो कालपुरुष का मेष है, तो उसका तो मंगल का बलवान होना बहुत श्रेष्ठ। तो ऐसे आप अपनी कुंडली का विवेचन करना शुरू करना, और वो भी लगन से शुरू करना। मैंने आपको बताया कि लगन जो है वो शरीर भी है, उसमें पृष्ठ हुई आत्मा भी है, और उसमें बैठा हुआ मन भी है। तीनों का मिश्रण है। तो आपका शरीर कैसा होगा, आपकी आत्मा कैसी होगी और आपका मन कैसा होगा, ये चीजें निकल के आएगी इससे। बाकी सब चीजें उसमें कमी होगी या वृद्धि होगी वो बताइए। बाकी जो चीजें हैं वो उसमें कमी कर रही हैं। अब जैसे मन की बात करेंगे तो जब चंद्रमा का विश्लेषण करेंगे, अगर चंद्रमा भी बलवान है तो वो आदमी मन से बहुत बलवान होगा, उसके मनोरथ पूरे होंगे, वो मन की चाहते हैं उसकी भगवान हमेशा पूरी करता रहेगा। वो आगे का एक अगला पार्ट है। सूर्य को सिंह राशि का स्वामित्व दिया गया है ना। तो ऐसे एक एक चीज आपको विश्लेषण करनी पड़ेगी कि सूर्य का जैसे रंग की बात करेंगे तो केसरिया रंग है, गोल उसका आकार की बात करेंगे तो गोल आकार सूर्य का है। तो आपको सूर्य सिंह राशि है ना, वो आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। और वो जब मद्देनजर की बात करोगे तो आपको बहुत सारे कारकत्व तो यूं ही पता चल जाएंगे, है ना, यूं ही बहुत आसानी से पता चल जाएंगे। तो ऐसे हमको हर चीज का पूरा विश्लेषण धीरे धीरे हमको याद हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको सूर्य का बताया, अब मैं जैसे चंद्रमा का बताता हूँ। तो चंद्रमा मन है, चंद्रमा माँ है, मातृत्व संबंधी सारी चीजें हैं। चंद्रमा जो है कर्क राशि का स्वामी होता है। चंद्रमा जल तत्व जितनी भी चीजों का स्वामी है, सौम्य है, सुशीलता है, कोमलता है, के नाम से कर्म सिद्धि है, कार्य सिद्धि है, करुणा है, अनुकंपा है, आपके काम शक्ति है, कृपा है। कृपा सीधी सीधी चंद्रमा से जुड़ी हुई है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने मन के विपरीत काम करता है तो वो कभी भी भगवान की कृपा नहीं पा सकता। मैं आपको ये बहुत विलक्षण बात बता रहा हूँ। हर आदमी को अपने मन के मुताबिक जीवन जीना चाहिए। आपकी कोई भी ऐसी इच्छाएं हैं, आपका कोई ऐसा कार्य आपका मन कहता है मेरे को करना चाहिए, तो अवश्य करना है ना। जैसे ही आप मन के विपरीत काम करते हो, आपका मन है ना स्थिर हो जाता है वहां, और स्थिर होने के बाद उसकी शक्ति कम होती है, क्योंकि चंद्रमा को सर्वश्रेष्ठ चलायमान कहा गया है। कर्क राशि जो सबसे ज्यादा चलायमान राशि का स्वामित्व दिया गया है तो चंद्रमा है। तो आपकी कार्य सिद्धि, कर्म सिद्धि, करुणा, अनुकंपा, कृपा, कोमलता, सौम्यता, सुशीलता, मनोरथ, मन के रथ, फुलफिलमेंट ऑफ ऑल ऑफ योर डिजायर्स, आपकी माता, आपका रूप, ये नाम से रस के जितनी भी चीजें हैं वो चंद्रमा में आएंगी। मोती है, स्फुटिक है, चावल है, अन्न मैंने नहीं बताया, चावल है, वो जो रसदार पेड़ हैं, है ना, बेले हैं, औषधीय सारे पेड़ हैं, औषधियां हैं। औषधियां जो हैं वो सब चंद्रमा में आती है। जो भी आयुर्वेदिक औषधियां हैं वो चंद्रमा में खेती है, बरसात है, commodities है, your necessities, the essential thing for the growth of a person, that is 10th house चंद्रमा।
whatever is needed for the growth of a person is calculated moon 10,000। मतलब चंद्रमा और दशम भाव व्यक्ति के लिए परमावश्यक है उसकी उन्नति के लिए। लगन तो है ही है, लगन को तो आपको, लगन तो सीड है हर चीज का, हर एक्टिविटी का इनिशिएटर है, हर एक्टिविटी को उत्पन्न करने वाला है और तदनुसार उसका फल पाने वाला है। वॉट एवर इज लगन, लगन तो करना ही है। उसके साथ तो जो चंद्रमा है वो आधारभूत चीज है किसकी, हर चीज की। आप जो भी चीज पाना चाहते हो, जब तक चंद्रमा साथ नहीं देंगे आपके मनोरथ पूरे नहीं होंगे। और 10,000 उस एसेंशियलिटी को, उस नेसेसिटी को, उस मतलब परम आवश्यकता को दशम भाव और चंद्रमा, ये दो ऐसे भाव हैं जो उसके कंपीटिशन करते हैं। ऑल आवर नेसेसिटी वो चंद्रमा है ना। चंद्रमा हमके मन की शांति है, ट्रैंक्विलाइजेशन है। चंद्रमा जो है वो समाज का भला करने की भावना है। चंद्रमा जो है वो बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रजनन प्रक्रिया में माता जैसे ही गर्भ धारण करती है वैसे ही उसके अंदर चंद्रमा का प्रवेश हो जाता है। वैसे ही वो जो प्रजनन प्रक्रिया है, जैसे ही गर्भ धारण हुआ उसके बाद सब कुछ गवर्न होगा चंद्रमा से, जब तक बच्चा पैदा होके 6-7 दिन का नहीं हो जाएगा तब तक वो चंद्रमा से रहेगा। तो न्यू बॉर्न बेबी चंद्रमा, प्रेग्नेंट माँ, तो प्रेगनेंसी जो है वो हम जुपिटर से देखते हैं पंचम भाव, लेकिन प्रोसीजर ऑफ बर्थ वो मून है। किसी भी स्त्री कोई जन्म के समय अगर मान लीजिए चंद्रमा अष्टम में चला गया या छठे में चला गया, 12वां चला गया और पाप ग्रहों से ग्रस्त हो गया या युक्त हो गया, तो वह बच्चे के बचने के चांस कम हो जाते हैं। और अगर उस समय मान लीजिए उसकी लगन बलवान हो गई तो माँ के बचने के चांस कम होते हैं। दोनों को पीड़ा होती है। कोई बिरली स्थिति में बचता है, लेकिन फिर भी वो बच्चा है ना, अगर वो उसका चंद्रमा नहीं बलवान किया गया, चंद्रमा से संबंधित उसके उपाय नहीं किए गए, तो वो पीड़ा को प्राप्त करता है, वो या उसकी माँ। ये शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है। तो चंद्रमा जो है ना प्रजनन का पूरा प्रक्रिया। हमारे शरीर में जितना भी खून है वो चंद्रमा, खून का संचरण चंद्रमा। खून को कई जगह मंगल बताया गया है और मंगल अस्थि मज्जा के कारक हैं। खून का लाल रंग जो है ना वो उसकी वजह से मंगल के क्षेत्र में लिया जाता है। तो खून का निकलना तो मंगल है, शरीर से खून अगर बाहर निकल रहा है तो वो मंगल की वजह से है। लेकिन खून का संचरण 11th हाउस चंद्रमा, जिस व्यक्ति के 11th हाउस में पापत्व हो जाए और चंद्रमा पीड़ित हो जाए उसका खून सर्कुलेशन खराब हो जाता है। चंद्रमा अगर बहुत दो या दो से ज्यादा, मान लीजिए सूर्य मंगल के साथ है ना, और 11वें भाव में भी कोई वायु तत्व राशि है और उसमें कोई वायु तत्व ग्रह बैठा है, तो व्यक्ति का खून सूखने लग जाता है। इसलिए कहा गया है कि 11वीं राशि में बैठा हुआ सूर्य हो और चंद्रमा बलहीन हो तो व्यक्ति के हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। या आप किसी कुंडली में देखोगे आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, तो चंद्रमा का तो जितना, अब चंद्रमा की आकृति की बात करेंगे तो आप उसको पूरा भी दिखा सकते हैं, लेकिन चंद्रमा को शास्त्रों में इस तरह से दिखाया जाता है। चंद्रमा की एक विशेष बात है कि ये लगातार घटता या बढ़ता है, बढ़ता भी है और घटता भी है। तो ये और सबसे तेज चलता है। तो चलायमान जितनी भी चीजों का वर्णन करोगे, ड्राइवर हो गया, तेज चलने वाली चीजें हो गई, बहुत ज्यादा चर स्थिति में हो गई, आपको चंद्रमा देखना पड़ेगा, है ना, फास्ट करने के लिए चंद्रमा। तो चंद्रमा का विश्लेषण तो अत्यावश्यक है, जितना ज्यादा करेंगे उतना उत्तम। दूध चंद्रमा, सफेद चीजें चंद्रमा, है ना, ये बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। तो जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपके सामने रखता जाऊंगा। कर्क राशि का स्वामी है तो चंद्रमा जो है मल्टीपल बर्थ देने के काबिल होता है, अच्छी मतलब ब्रीडिंग होती है इसमें, चंद्रमा उसका भी कारक है। चंद्रमा जो है वो बहता हुआ पानी है। चंद्रमा जो है सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल, अडॉप्टेबल, सबसे ज्यादा वैभव ऐश्वर्य,
वाणी में मधुरता, गायन, गायन में मधुरता, गायन चंद्रमा। कर्म कांड, हवन, अगर द्वितीय भाव में किसी का चंद्रमा है तो वो व्यक्ति कर्म कांड में होगा, वेद वेदांत शास्त्री होगा, पढ़ने लिखने का उसका शौक होगा और इन क्षेत्रों में अपना प्रयास भी करेगा। ठीक है ना। तो चंद्रमा फिर और आता जाएगा, मैं बताता जाऊंगा आपको। बहुत चंद्रमा के तो जितने ज्यादा किए जाए, जितना विश्लेषण किया जाए उतना कम है। चंद्रमा हमारे शरीर में कहाँ उपलब्ध है वो मैंने आपको बताया है ना। तो आदमी को जो भी करे, दिन भर की प्रक्रिया वो जैसी भी निर्धारित करे, सब अपने चंद्रमा के अकॉर्डिंग करे, अपना चंद्रमा देखकर उस हिसाब से चले। आप अगर पुराने लोगों में जाओगे तो आपको कहते हैं मिलेंगे, यार आज मेरा चंद्रमा ठीक नहीं है, मैं यार आज कोई काम नहीं करूंगा या मैं फलाना काम नहीं करूंगा। हम कोई भी मुहूर्त निकालते हैं तो चंद्रमा से निकालते हैं, चंद्रमा का सुबत्व देखते हैं। चलो एक बात याद आ गई, वो मैं आपको क्लियर कर दूं। बहुत सारी चीजें ध्यान आती जाएगी। आप ये मत सोचिएगा कि ये इतनी चीजें कैसे याद रहेगी, मैं हजारों बार रिपीट करूंगा इनको, हजारों बार। आप सिर्फ वीडियो सुनते जाओगे, आपके सब कुछ इस माइंड में चली जाएगी। मैं समय काल बताना भूल गया था, है ना। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। देखिए सूर्य का जो समय है वो एक अयन, यानी एक अयन कितने दिन का, कितने माह का होता है? 6 माह। कितना? 6 माह। चंद्रमा एक मुहूर्त, चंद्रमा एक मुहूर्त यानी 48 मिनट, एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, यानी 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। आपन जब भी हमारे पूर्व टाइम में जाओगे तो कोई भी बात होती है, या 2 घड़ी रुको, 2 घड़ी बात आता हूँ, 2 घड़ी इंतजार करो, उसका मैं लॉजिक बताता हूँ। ये आप निजी जिंदगी में बहुत काम आएगा। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और आप देख रहे हैं यार मैं लगातार परेशान हो रहा हूँ, लगातार परेशान हो रहा हूँ, मैं उलझता जा रहा हूँ, या मेरा क्रोध बढ़ता जा रहा है, या चीजें वैसी हो रही हैं जो मैं नहीं चाहता हूँ, तो आप 48 मिनट का ब्रेक दो। इसका मतलब ये है कि वो मुहूर्त आपके लिए शुभ नहीं है। आप 48 मिनट का ब्रेक दे दो, आपकी चीजें बदल जाएगी। ये 100% आप करके देख लें। जब भी आपका कहीं विवाद हो रहा हो, आपको क्रोध आ रहा हो, आपके चीजें अकॉर्डिंग टू यू नहीं हैपन हो रही हो, आपसे कंट्रोल नहीं हो रही हो, वो आउटकम नहीं आ रहा हो जो आप चाहते हो, तो आप 48 मिनट का गैप दे, है ना, एक 2 घड़ी का गैप दे दो। उसके बाद आपकी चीजें बदल जाएगी, आपको उसमें परिणाम परिवर्तित मिलेगा। जैसे कभी कभी हम यात्रा करते हैं, पता चला यार निकले और कोई अड़चन आ गई, फिर थोड़ा सा चले फिर अड़चन आ गई, वो इंडिकेशन है कि 48 मिनट आपके लिए खराब रहने वाले। इसमें जरूर दुर्घटना हो, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। आप तुरंत गाड़ी को साइड में लगाओ, 48 मिनट के लिए वेट करो, 48 मिनट बाद रवाना हो। तो वो 2 घड़ी चलने का मतलब वो होता है, 2 घड़ी मतलब एक मुहूर्त, राइट। मंगल का एक दिन है, मंगल सबसे तेजी से उग्रता लेता है और सबसे तेजी से ठंडा होता है। बुध जो है एक ऋतु, हमारे यहाँ 6 ऋतु कही गई है, यानी 2 माह। हमारे यहाँ 6 ऋतु कही गई है, मैं ऋतुओं का भी बताऊंगा। बृहस्पति 1 माह। ये जो मैं समय लिखा रहा हूं ना, ये इनका प्रभाव समय है कि इतने दिन ये जब शुभ या अशुभ चलते हैं तो इतने, या कोई घटना को घटना होता है, जैसे मान लीजिए कोई चोरी हुई, कोई चीज की चोरी हो गई और योग ये आया कि चीज मिल जाएगी, योग ये आया कि चीज मिल जाएगी, तो कितने दिन में मिलेगी, तो हम देखेंगे कि उसको कौन सा ग्रह प्रभावित कर रहा है। अगर वो ग्रह मान लीजिए बृहस्पति है, दिलाने वाला ग्रह बृहस्पति है, तो 1 माह में मिल जाएगी। अगर वो चंद्रमा है तो ये मानो को चीज कहीं गई नहीं है, यहाँ आसपास। मान लीजिए चोरी का क्वेश्चन आया, ऐसा फलानी चीज चोरी हो गई और चंद्रमा आपके 10वें भाव में आ गया और वो लगने से उसका संबंध हो रहा है, लगने से चंद्रमा 10वें में और लगने से संबंध हो रहा है,
तो आप ये कह दो चीज खोई नहीं, आप जो आए आसपास ही पड़ी हुई, वो मिल जाएगी आधे घंटे 1 घंटे। तो वो स्थिति। शुक्र एक पक्ष 15 दिन का होता है, तो 15 दिन। शनि 1 साल, शनि शनिचर है, तो उनका आप प्रपोर्शनेट देखो तो 30 साल में एक राशि परिवर्तित करते हैं, और चंद्रमा जो है वो 30 साल में एक चक्र का चक्कर लगाते हैं, और चंद्रमा 1 महीने में चक्कर लगा देता है। तो आप देखो इसका रेशियो करोगे तो कितना जबरदस्त होगा। तो बात तो वैसे देखा जाए तो इसीलिए इसको 1 साल का समय दिया गया। राहु का पाराशर जी ने 8 माह कहा है और केतु का 2 माह का है। केतु के संबंध में 2 विचार हैं, कहीं इनको 2 माह कहा गया, कहीं 3 माह कहा गया। पाराशरी का कई विद्वानों ने विवेचन करते हुए कहा है कि इस केतु देव का समय 2 माह है, लेकिन कईयों ने कहा है कि केतु देव का समय 3 माह है। वो जो श्लोक लिखा हुआ है उसके अर्थ में थोड़ी भिन्नता है। ये इनका समय है, समय काल जो मेरे ध्यान में आ गया तो मैंने चलो बता देता हूँ, राइट। तो अब मैं आपको बात करता हूँ। तो चंद्रमा अपने राशि के भी कारकत्व लेगा, तो उसका राशि कर्क है, और कर्क राशि का रंग लाल है, लेकिन चंद्रमा का रंग सफेद है। चंद्रमा का रंग, इसीलिए ही चंद्रमा जो है ना, मंगल बड़ा पसंद करता है चंद्रमा को। मंगल चंद्रमा को इसलिए पसंद करता है रंग की वजह से। तो इनका रंग कौन सा रहेगा, इनका ध्यान कौन सा रहेगा, शरीर में कौन सी स्थिति रहेगी, हमारे सराउंडिंग में क्या क्या चीजें हैं, वो चंद्रमा के क्षेत्र में कौन कौन आएगी, तो मैं बहुत बताऊंगा, कुंडलियों के विवेचन में भी बताऊंगा, बहुत बारीक से बारीक, है ना। जैसे 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 आता जाएगा मैं आपको बहुत अब एक साथ बताऊंगा तो आपको भी थोड़ा सा लगेगा यार इतने याद कैसे रहेंगे, तो मैं आपको बताता रहूंगा, एक एक करके बताता रहूंगा। पर मनोरथ के लिए चंद्रमा और 11वें भाव का विश्लेषण करना अत्यावश्यक है। वॉट एवर प्लेजर्स यू नीड टू बी फुलफिल्ड, आपको 11th हाउस और चंद्रमा का विश्लेषण जरूर करना पड़ेगा। यानी कि हर वो कार्य जो आप चाहते हैं कि आपके अकॉर्डिंग हो, आपको चंद्रमा और 11वें भाव को जरूर देखना चाहिए। अब बात आती है मंगल की। मंगल देव, मंगल एक पाप ग्रह है, चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, सात्विक है, सूर्य एक क्रूर ग्रह है, सूर्य एक क्रूर ग्रह है लेकिन है सात्विक, है ना। मंगल जो है उनको कमांडर इन चीफ कहा गया है, सेनापति कहा गया है। चंद्रमा को कारकत्व सिर्फ एक भाव का प्राप्त है, चतुर्थ का कारकत्व प्राप्त है, और कोई भाव का कारकत्व नहीं मिला है। मंगल जो है उनको कारकत्व मिला है 3रा, 6ठा और 10वां भाव, 3 जगह के कारकत्व तो मंगल देव को मिले हुए हैं। मंगल जो है वो कमांडर इन चीफ है, ऊर्जा है, उमंग है, जोश है, जुनून है, शक्ति है, गर्मी है, लड़ाई झगड़ा है, क्रोध है, मिथ्याभासी है। चंद्रमा मेष राशि के स्वामी है, ब्रह्मांड है, सेल्फ के कारक हैं, सेल्फ को डेवलप करने वाले हैं, वृश्चिक राशि के स्वामी है, लाल रंग है ना, रिश्ते में छोटा भाई है, लड़ाई झगड़ा है, क्रोध है ना, रोग है, रोग मंगल को प्रबल रोगकारी माना गया है, घाव है ना। धातु में बात करेंगे तो सोना है, तांबा है, अगर उनके चौरस बॉडी की बात करेंगे तो चौकोर बॉडी है ना। तो वो मेष राशि के भी सारे कारकत्व पकड़ेंगे और वृश्चिक के भी पकड़ेंगे। ऐसे ऐसे हर ग्रह के हमको ज्यादा से ज्यादा कारकत्व याद करने, जो मैं आपको बता चुका, है ना। मैं क्या एक बार और रिपीट करूं सबको? हेलो राजेश जी। यस सर। एक बार सारे रिपीट करूं क्या कारकत्व, आप कहें तो? हाँ सर, अभी 1 मिनट बाद में कीजिएगा क्योंकि ये टाइम ऑफ होने वाला है। 39 हो गए, 40 में बंद होगा ना एक बार ये। हाँ चलो, तो हमने अपन जिससे बात करते हैं, तो क्या मैं ये कारकत्व तो सारे एक बार रिपीट कर दूं क्या सबके? कोई बोलेंगे?
तो बताएंगे? सर कर दीजिए, सर कर दीजिए। चलो ठीक है। तो मंगल मिथ्याभाषी है, क्रोधी है, मंगल जो है ना चोर है, मंगल डाकू है, पुलिस है, सेना है ना। मंगल जो है वो कुख्यात है, मिथ्याभाषी है, प्रबल काम बंधन है, कामी है ना, कामी है। बहुत जबरदस्त छठे भाव में बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को बहुत अत्यधिक कामी बना देता है ना। तो मंगल जो है खान खदानों के स्वामी है। मंगल जो है हमारी कुंडलिनी के जागरण के स्वामी है। हमारे शरीर में अस्थि मज्जा है, हमारे शरीर की जो अस्थि मज्जा है वो मंगल है। हमारे शरीर से निकला हुआ खून मंगल है। हमारे जो क्या नाम से रूप है, जो अग्नि है, वो हमारे मंगल है। किसी व्यक्ति के सूर्य मंगल अगर लगन में बैठे हो तो उसका शरीर सामान्यतः गर्म दिखेगा आपको। किसी व्यक्ति के सूर्य मंगल या पंचम भाव में हो तो उसको भूख लगेगी, उसकी जठरांगनी बहुत मजबूत हो जाती है ना। जलाने के कारक हैं, आग हैं मंगल शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, है ना, पृथकताकारी हैं, युद्ध के कारक हैं, आर्म एंड एमुनिशन है, बारूद है। तो मंगल का है ना, साथ ही मंगल जो है वो सेल्फ को डेवलप करने वाले हैं। मंगल का सत्य, मंगल के लिए सत्य कहा गया है। सत्य का मतलब होता है शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, तीनों ताकतों का कहीं समागम है तो मंगल में है। सूर्य आत्मिक, चंद्रमा मानसिक, मन और मन से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो चंद्रमा, चाहे उसमें साइकोलॉजिस्ट हो, व्हाटएवर जो भी है। तो मंगल जो तीनों को गवर्न करता है, सत्य, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, तीनों क्षमताओं का मिश्रण है मंगल। मंगल पापी ग्रह है, जब अगर खराब होते हैं तो सब कुछ जला के राख कर देते हैं, है ना। तो मंगल का जितना विश्लेषण किया जाए उतना कम, और आता जाएगा वैसे वैसे मैं बताता जाऊंगा, है ना। मंगल ही मांगलिक दोष उत्पन्न करते हैं, या तो कामेच्छा को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, बहुत ज्यादा तीव्र कर देते हैं। दोनों स्थिति में मंगल का मांगलिक मिलान में अगर गलती कर दी कि जिस एक तरफ एक के मंगल जो है ना कामेच्छा को खत्म कर रहे हैं, जला रहे हैं, एक की कामेच्छा को बढ़ा रहे हैं, और उसका आपने मिलान कर दिया तो पूरी जिंदगी खत्म। तो मंगल जो है ना मांगलिक दोष को उत्पन्न करते हैं। हमारी काम शक्ति जो है वो मंगल में है, मिथ्याभाषी होता है, प्रबल बंधन बनाते हैं, सब चीजें। तो मंगल इनके क्षेत्र में जो मसूर की दाल है, मंगल को जो दिशा दी गई है वो दक्षिण दिशा के स्वामी है। चंद्रमा को जो दिशा दी गई है, मैं चलो दिशाएं और लिख देता हूँ, ये बात भी सही है, थोड़ा सा आपको भी ध्यान आ जाएगा 10 दिशाओं का। तो देखिए जो ये पूर्व है, तो पूर्व के स्वामी सूर्य। जो ये कोणा आया, ये जो हमारा साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट का जो कोणा होता है जिसको आग्नेय कोण कहते हैं, इसके स्वामी शुक्र हैं। ये दक्षिण दिशा है, इसके स्वामी मंगल है। ये हमारा नैऋत्य कोण है, साउथ वेस्ट का कोणा सबसे खतरनाक, इसके स्वामी राहु और केतु देव हैं। जो हमारी पश्चिम दिशा है उसके स्वामी शनि है। जो हमारी ये वायु कोण है इसके स्वामी चंद्रमा है। जो हमारी उत्तर दिशा है उसके स्वामी बुध है। और जो हमारा ईशान कोण है, यानी जो नॉर्थ ईस्ट का कोणा है, इसके स्वामी जो सबसे शुभ स्थान होता है वो उसके स्वामी बृहस्पति है। इस तरह से इनको सबको प्राप्त, दिशा का स्वामित्व प्राप्त हो गया है, हुआ है। यहाँ पे एक तो अनंत है, एक पाताल है। अनंत है, अनंत का स्वामी ब्रह्मा को कहा गया है। पाताल का कुछ लोग राहु को मानते हैं, कुछ देव शनिदेव को मानते हैं, है ना। तो जो अनंत के स्वामी है ना ब्रह्मा जी। तो जब हम षोडश वर्ग में 10 वर्ग पे बात करेंगे तो दशामांश पे तब इसकी बात करेंगे। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का सूर्य, चलो सप्तमेश पे लेते हैं, किसी व्यक्ति का सप्तमेश मान लीजिए सूर्य है, और वो तो सूर्य हो गया। अब वो मान लीजिए दूसरी राशि में जाके बैठ गया। दूसरी राशि किसको इंडिकेट करती है? 1, 5, 9 तो आती है हमारी पूर्व दिशा, और 2, 6, 10 किसमें आती है?
दक्षिण दिशा। तो वो व्यक्ति का सप्तमेश अगर 2, 6, 10 में गया है तो दक्षिण दिशा को पकड़ेगा, यानी कि जो पत्नी है वो दक्षिण दिशा से आएगी। एक मोटा सा आइडिया दिया है, इसमें और सारी चीजें भी लगेगी, शुक्र को भी देखेंगे, है ना। पर ये एक वो है कि मेरा जो लग्नेश है, मान लीजिए 5वीं राशि में जाके बैठ गया, तो 5वीं राशि पूर्व को इंडिकेट करती है, तो मेरी जो सफलता है ना वो पूर्व दिशा में ज्यादा अच्छी रहेगी, है ना। मेरा धनेश, मान लीजिए मेरा धनेश दक्षिण की दिशा में बैठा है, तो मेरे को दक्षिण क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी, तो मेरा फोकस मेरे को उधर करना चाहिए। ऐसे ही मान लीजिए मेरा कर्म भाव का स्वामी किस दिशा को इंडिकेट करता है ना, तो मैं उसी जैसे कर्मेश अगर 12वें भाव में गया और 12वें भाव में जो राशि है उस दिशा के देशों में उसको जाना चाहिए, और उस दिशा के देशों के साथ उसके कारकत्व तो जहां हो रहे हो उनमें जाना चाहिए, समझ लो ना। तो ये दिशाएं भी हमको याद होनी चाहिए, दिशाओं के स्वामी कौन है वो भी हमको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे बाग बगीचे हैं वो चंद्रमा है, मिडोज है वो चंद्रमा है, जो गार्डन में जाते हैं हम वो चंद्रमा है ना, जहाँ जल और झरने चलते रहते हैं वो शुक्र हैं। तो ऐसे हमको चीजें, मान लीजिए पहली में पति पत्नी की मुलाकात कहाँ होगी, है ना, वो आप मान लीजिए उनका जो मिलन है वो वर्गो राशि में हो रहा है, पति पत्नी दोनों का जब वो गोचर में और दशा अंतरदशा में उसमें वर्गो राशि आ रही है, या उन दोनों का मिलन स्थान वर्गो आ रहा है, तो आप कह सकते हो भाई ये जो है ना किसी बाग में मिले होंगे, किसी बगीचे में मिले होंगे, ठीक है ना, ऐसे। तो ये बहुत सारे कारकत्व हैं जो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। तो मंगल के बाद बुध, मंगल के बहुत सारे और हैं। जो चोर है वो मंगल है, और जो चोरी है वो शनि है। चोट है, वर्ण है, घाव है ना, अस्त्र से चोट लगना है, एक्सीडेंट में चोट लग के खून निकलना है, एक्सीडेंट में चोट लग के हॉस्पिटल में भर्ती होना है ना। सेल्फ एनालिसिस मंगल है, आपके शरीर के अंदर जो गर्मी है वो मंगल है, आपके अंदर जो शक्ति है वो मंगल है ना। वो सब चीजें ये हर ग्रह के कारकत्व में है, और हर चीज हर ग्रह के कारकत्व में आएगी, हर चीज। कौन सा धातु आएगा, कौन सा, अब मसूर की दाल जो है वो मंगल के क्षेत्र में आएगी, यानी जो लाल चीजें हैं वो मंगल को प्रभावित करेंगी ही करेंगी। मूंगा लाल ही होता है, तो वो लाल चीजें उसको प्रभावित करेंगी ही करेंगी। तो लाल चीजें, आप मंगल का रंग लाल है ना। लाल भी कौन सा, जो पीछे से सफेद है उस पर लाल रंग किया हुआ है। मंगल का रंग कैसा लाल है, सफेद पे लाल किया हुआ है, यानी चटक लाल रंग है ना। इस तरह से हमको धीरे धीरे बहुत सारी चीजें, फिर हम मंगल की जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाएंगे, तो मंगल का आकार क्या है, मंगल के तत्व जो उसके अंदर है उनकी क्या, वो भी मानव पे प्रभाव करते हैं ना। तो जब हम आगे जाएंगे तो उन पे भी बात करेंगे। अब मैं बात करता हूँ बुध। बुध जो है वो युवराज है, बुध बुद्धि है, बुध व्यापार है, बुध को तीसरी और छठी राशि का स्वामित्व प्राप्त हुआ है। बुध एक फिजिशियन है, बुध कमीशन आर्डर दलाली है, बुध ब्रेन का काम लेता है, शारीरिक क्षमता पसंद नहीं करता। बुध बहुत जल्दी बदल जाते हैं, मैंने बताया ना जिस ग्रह के साथ होंगे वैसे हो जाएंगे। बुध को शीशा है, बुध उत्तर दिशा है। बुध रिश्ते में अगर बात करोगे तो आपका जो मातुल माँ समान जितने भी स्त्रियां हैं वो सब बुध में आती है ना, वो सब आपके बुध के क्षेत्र में आती है। बुध को कारकत्व प्राप्त है चतुर्थ का और दशम का। बुध जो है वो आपके शरीर के अंदर हमारी जो चमड़ी है उसके कारक बुध है। जो हमारी ग्रहण शक्ति है वो बुध है, जो हमारी पृथ्वी तत्व वो बुध है, पृथ्वी की बात करेंगे वो बुध है ना। ऐसे बुध विवेक है, बुध विजडम है ना। किसी भी चीज को खोज निकालने के, आविष्कार करने की, खोजने की शक्ति रखने वाले बुध हैं।
रेल तार डाक विभाग बुध है। तो ऐसे बुध के बहुत बहुत सारे ब्रेन और ब्रेन से रिलेटेड की भी चीजें वो बुध में आएंगी, है ना। बहुत जल्दी बदल जाने वाले बुध हैं, हरा रंग बुध का है, मूंग बुध के क्षेत्र में आता है। तो वो सब चीजें बुध जो है वो कहीं पे शुद्र भी बताया गया है, कहीं पे इनको वेश्य भी बताया गया। मैं वेश्य मानता हूँ, जो व्यापार के कारक हैं तो ये वेश्य हैं, है ना। बुध जो है वो आपका जितना भी एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो आपकी ग्रेस्पिंग पावर है वो बुध है। आप किसी चीज को कितना अच्छा ग्रस्त करोगे वो बुध है। योर इंटेलेक्चुअलिटी वो बुध है। तो बुध दरअसल में शरीर के स्थान पर अपने दिमाग को काम में लेते हैं, उनको शारीरिक काम करना पसंद नहीं है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। बुध शीशा हो गया, ये मैंने बताई दिया आपको। मूंग हो गया, हरी चीजें जितनी हैं वो बुध के क्षेत्र में आएंगी, है ना। वो सब बुध को जो ऋतु प्राप्त है जी। हेलो, वाणी के भी कारक है कि वाणी के कारक है, वाणी के हैं वाणी वाणी हाँ, वाणी के कारक वाणी है, बिल्कुल बिल्कुल वाणी के कारक है। वाणी के हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वाणी तो बुध के क्षेत्र में ही है, वाणी और विजडम। सर वाणी और विजडम, हाँ जी। सर तार्किक शक्ति तार्किक शक्ति बुध, है बिल्कुल। क्या? तो बहुत, हाँ बिल्कुल, तार्किक शक्ति के जो स्वामी है वो बुध हैं। वो इंटेलेक्चुअल में आ गया। तार्किक शक्ति के स्वामी बुध हैं, वकील बनाने वाले बुध हैं, जजमेंट बुध हैं, जज बुध हैं, है ना। बुध का तो क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है। और जैसे आएंगे मैं आपको बहुत कारक तत्व हैं, आपको सब बताता जाऊंगा। लेकिन ये सही है, वाणी, क्योंकि हमारा काम वाणी का ही है और हमारी चूंकि हम ज्योतिष के क्षेत्र में है तो हमारा कर्म है कि हम बुध को बलवान करें, क्योंकि हमारा सारा कार्य वाणी पर डिपेंड है। वाणी जितनी ज्यादा अच्छी होगी, जितनी ज्यादा तार्किक बातें करेगी, जो अभी बताया, और जितना ज्यादा ज्ञान की बात करेगी, उसका जितना अच्छा फ्लो होगा, जितना अच्छा पिच होगा, है ना। और उसमें अगर जुपिटर का और योग आ जाए, उसमें ज्ञान और आ जाए, तो वो एक बहुत ही विलक्षण स्थिति बनती है। तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा ज्योतिषी बनता है जिसके बुध और गुरु का योग और दोनों बलवान, और वो उनका संबंध वाणी के भाव द्वितीय से और हो जाए, वाणी और शिक्षा के भाव द्वितीय से और हो जाए, तो वो आदमी की वाणी सिद्ध हो जाती है। इसलिए ही रामानुजाचार्य जी ने जो विद्या तरंग में कहा है कि जिस व्यक्ति के गुरु बुध का योग द्वितीय में हो वो व्यक्ति ज्योतिषी होता है। और अगर शनि की दृष्टि हो तो वो गणित का बड़ा मास्टर होता है। गणित कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त होती है। द्वितीय में बैठा हुआ शुक्र व्यक्ति को कवि और वो बनाता है, तो बुध ज्योतिषी बनाता है। चतुर्थ का बुध भी विद्या विशारद या ज्योतिष विशारद कराता है। बुध को कालपुरुष की कुंडली में तीसरी और छठी राशि का स्वामित्व प्राप्त हुआ है। बुध गणितज्ञ है, मैथमेटिशियन है। जिस भी व्यक्ति का बुध बलवान होगा वह बहुत अच्छा गणित का ज्ञाता होगा, उसकी कैलकुलेटिव पावर बहुत जबरदस्त होगी। बुध है ना, मन में कैलकुलेट कर लेते हैं तुरंत, है ना। तो बुध कैलकुलेटिव पावर देते हैं, तार्किक शक्ति देते हैं। बुध का तो अनंत है, क्योंकि सारी चीजें बुध से गवर्न होती है। तो ये धीरे धीरे और बहुत सारे आएंगे, तो मैं आपको बताता जाऊंगा, है। सर एक फिर प्रश्न आते है। हैं, हाँ बोलिए। सर जैसे आपने अभी जो दिशा बताई ना, तो दिशा में ये तो आ गया समझ में। अब मैं बस एक कंफ्यूजन है, मान लीजिए किसी के मंगल जो है वो 10वें भाव में बैठा है और राशि हाँ। उसमें जो है वो सिंह राशि है, तो सर सिंह हाँ। राशि से दिशा पकड़ेंगे या वो 10वें भाव में बैठा तो दक्षिण पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे? हाँ, अब आप देखो, बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया बात, कि वहां हमको देखना है कि पावर कौन पर प्राप्त कर रहा है, कि सूर्य को सिंह राशि प्राप्त कर रही है या मंगल प्राप्त हो रहा है, कर रहा है। तो उस समय आपको व्यक्ति को उस तरफ खींचेगी, वो उस तरफ खींचेगी। मान लीजिए मंगल यहाँ पे बैठा है और दक्षिण दिशा की कोई राशि यानी 2, 6, 10 की राशि भी में बैठा हुआ कोई ग्रह भी उसको देख रहा है या उससे उसका संबंध बन रहा है, तो वो दक्षिण को ही रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर पूर्व की तरफ उसका इंक्लाइनेशन हो गया तो आप प्रोपोर्शनेट उसको देखो,
कि वो इधर से खिसक के कहीं आग्नेय कोण में जा रहा है या पूर्व दिशा में। ये थोड़ा सा जब हम कुंडलियों में विवेचन करेंगे ना, ये बड़ा 3-4 चीजों के कैलकुलेशन से निकलेगी चीज, एक साथ नहीं आएगी। ये थोड़ा सा मैंने हाइपोथेटिकल आपको बताया ये कई चीजें में आएगी कि व्यक्ति के क्या क्या चीजें प्रभावित करेगी, है ना। तो ये बुध के कारकत्व मैंने आपको बताया। देयर आर सो मेनी मोर आर देयर। हाँ, जितनी भी जो ये डॉक्टर, बुध जो है ना जनरल फिजिशियन भी है, डॉक्टरिंग कैपेसिटी बुध में रहती है। बुध व्यापार है, बुध शिल्पकार है, बुध को शिल्पकार कहा गया। आर्किटेक्टर इज बुध, शिल्पकार है, नक्काश है, चित्र के व्यापारी हैं, चित्र का व्यापारी है, नक्काश हैं, मूर्तिकार हैं। चीजों को घड़ के तैयार करने की ताकत बुध में होती है, तो मूर्तिकार होते हैं चीजों को। बुध जो ना कलाकार हैं, बुध एक्टर है, एक्टिंग जो छद्म वेश धारण करते हैं ना, वो भी बुद्धि होते हैं, जो रूप बदल बदल के आते हैं। कई एक्टर जो ना अलग अलग रूपों में आते हैं, उनका बुद्ध बलवान होता है। तो जो बुद्ध जो है ना गायन के भी कारक हैं। बुद्ध आपका जो है थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका जो डायफ्राम है, जो आपका श्वसन तंत्र है, वो बुद्ध है। सारा श्वसन तंत्र बुद्ध है। तो ऐसे बहुत याद आते जाएंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा, बहुत हैं। और जितने ज्यादा हमको याद होंगे, मैंने लगभग 10,800 स्क्रूटनाइज किए हुए हैं। मैं आपको वो 10,800 में से बहुत सारे सिखाने की कोशिश करूंगा, है ना। तो वो एक साथ बहुत हो जाएंगे तो आपका भी आनंद थोड़ा कम हो जाएगा। अभी मैं मेजर ले रहा हूँ। अब बृहस्पति सबसे बड़ी चीज कि हमारे शरीर में जो वसा है उसके कारक बृहस्पति हैं। बृहस्पति जो मोटापा है वो देते हैं। बृहस्पति ज्ञान है वो है। बृहस्पति महात्मन है, अध्यात्म है। बृहस्पति हर चीज के वृद्धि कारक है। बृहस्पति सोना है, बृहस्पति पुखराज है, बृहस्पति चने की दाल है। पीली समस्त चीजें बृहस्पति के क्षेत्र में आएंगी। बृहस्पति जो है वो आपका मस्तिष्क है। आपका मस्तिष्क जो है ना वो बृहस्पति है। बृहस्पति बड़ा भाई है। बृहस्पति आपकी संतान है। बृहस्पति स्त्री का पति है। बृहस्पति मूल्य है, मूल्य के कारक हैं। बृहस्पति धन के कारक है। बृहस्पति महान पालक है। बृहस्पति को 9वीं और 12वीं राशि का स्वामित्व प्राप्त हुआ है। बृहस्पति गुरु हैं। बृहस्पति जो है ना आपके अंदर आध्यात्मिकता उत्पन्न करते हैं। बृहस्पति देवालय देवों के कारक हैं। बृहस्पति जो है ना शिव गौरी सहित शिव के उपासक हैं। बृहस्पति जिसका भी खराब हो उसको गौरी सहित शिव की पूजा करनी चाहिए। बृहस्पति हर प्रकार के मैलिफिक को दूर करने वाले ग्रह हैं। इसको आप स्पष्ट रूप से नोट कर लो। किसी भी कुंडली में कितना भी पापत्व हो, उसको सबसे ज्यादा सही कोई कर सकता है तो बृहस्पति है। तो बृहस्पति का शुभत्व हमेशा लाभदायक है। यानी बृहस्पति यानी ज्ञान, बृहस्पति यानी ज्ञान। तो ज्ञान तमो को दूर करता है। तमो सोमा ज्योतिर्गमय, है ना, अस्तोमा। तो ये जो बृहस्पति है ना उस तम को दूर करते हैं और मृत्यु को अमृत में बदलते हैं। तो बृहस्पति की दृष्टि को अमृत कहा गया है। बृहस्पति की दृष्टि को अमृत कहा गया है। अमृत तुल्य है, वृद्धि कारक है, हर चीज को बढ़ा देते हैं। जिससे भी संबंध बृहस्पति का होगा उसको बढ़ा देंगे। आपके धन भाव के स्वामी के साथ अगर बृहस्पति का योग होगा तो आपका धन बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपके छठे भाव के स्वामी के साथ बृहस्पति का संबंध हुआ तो वो आपके छठे भाव को बढ़ा देंगे। अगर मेलिफिक है। अगर शुभत्व के साथ हो गया तो आपके अंदर रेसिस्टेंस पावर, आपके अंदर नर्सिंग पावर, आपके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, आपके अंदर सर्विट्यूड, आपके अंदर जोश इतना भर देंगे कि वो चीजें आपको परेशान नहीं करेगी। तो बृहस्पति का संबंध वृद्धि कारक है। तो वृद्धि किसकी कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है।
बृहस्पति जिससे संबंध करते हैं उसको बढ़ा देते हैं, उसके कार्यकर्तों को बढ़ा देते हैं। ये देखने वाली बात है वो बढ़ा किसको गए। मूल्य के कारक हैं, हर चीज में अमृत पैदा कर देते हैं, है ना। हमारे शरीर में जितनी भी वसा है वो बृहस्पति के क्षेत्र में आती है। आकाश तत्व यानी हमारे सुनने की क्षमता जो है बृहस्पति है। ईशान कोण के स्वामी है, ईशान कोण के स्वामी है। और बृहस्पति देव को हमारी कुंडली के 5 भावों का कारकत्व प्राप्त है। अकेले बृहस्पति का शुभ और अशुभ होना पूरी कुंडली को प्रभावित करता है। महत्वपूर्ण 5 भाव, दूसरा, 5वां, 9वां, 10वां और 11वां, महत्वपूर्ण 5 भाव के कारक है बृहस्पति। मतलब अकेले बृहस्पति 50% 2 राशियों के स्वामी हैं, एक में उच्च होते हैं, तो 3 तो राशियों को 3 दृष्टियां और 5 भाव यानी लगभग पूरी कुंडली को प्रभावित करते हैं बृहस्पति। मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी कुंडली का विवेचन कर रहा है और वो बृहस्पति देव का विवेचन नहीं कर रहा है ना, तो वो पूर्णता को नहीं प्राप्त हो सकता, संभव ही नहीं है। क्योंकि आप अभी मैंने बताया आपको, मतलब इतना ज्यादा प्रभाव है उनका। सेकंड नंबर पे तो बृहस्पति कुंडली के शुभ ग्रह हैं, सात्विक ग्रह हैं, ब्राह्मण हैं, है ना, बढ़ाने की पावर। तो बृहस्पति तो पॉजिटिव है और शनि नेगेटिव है, शनि नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो सेकंड नंबर जो है ना शनि का है। तो शनि देव को भी 3 भाव का कारकत्व प्राप्त है, 3 दृष्टियां प्राप्त है, 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, 1 में उच्च योग। तो ये आपको जब आप कंपैरेटिव बनाओ कोई कुंडली में और किसी व्यक्ति के इन दोनों के कंपैरिजन में जो रिजल्ट आए वो आप देखना साफ झलकेगा। आप देखोगे भाई, मान लीजिए शनि जो है मेलेफिक होकर और बल को पा गए। बल पाने से तो ग्रह जो है ना बलवान होता है, ये मैं भी आपको बताऊंगा। यानी पापी हो गए और बलहीन हो गए तो और पापी हो गए, तो वो पूरी कुंडली को डिस्ट्रॉय कर, पूरी कुंडली को। ये इनका इस तरह से अपन को फिर तीसरे नंबर पे मंगल पकड़ना चाहिए, चौथे नंबर पे सूर्य पकड़ना चाहिए। उस तरीके से हमको कुंडली के एक एक चीज की महत्ता को समझना चाहिए। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो भी पापत्व है, जो भी पाप चल रहा है, कठिनाइयां चल रही है, दुविधाएं चल रही हैं, उन सब को खत्म करने की ताकत बृहस्पति देव में है। इसलिए इनको 12वीं राशि का स्वामित्व दिया गया, जो 12वें भाव में बैठती है उसके कुंडली में। जो टर्मिनेशन है, जो टर्मिनेशन है, मान लीजिए कोई आदमी ऋण में फंसा हुआ है तो 12वें भाव के स्वामी की दशा ऋण से मुक्त करा देती है। हमारे पूरे जीवन के चक्र में हमने सब कुछ भोगा, सब कुछ भोगते हुए हम चले और हमारा अंत जो है वो यही है। यहाँ से हम सीधे स्वर्ग में जाते हैं और वहां से हमारी आत्मा चल के फिर पंचम भाव में आती है। तो हर चीज का अंत, हर चीज का अंत 12वां भाव। कालपुरुष की कुंडली में मीन राशि, स्वामी बृहस्पति। तो वो बृहस्पति हमेशा शुभ अंत करते हैं। तो हर पापत्व का अंत बृहस्पति देव। तो ये बृहस्पति देव के और बहुत सारे कार्यकर्ता है। जितना बोला जाए उतना कम है, जितना बोला जाए वो आपके अंदर गहराई, आपकी गंभीरता, आप में दूरदर्शिता, आप में आत्म सात्विकता, आपके अंदर गुरुओं के प्रति आदर, आपके अंदर धर्म के प्रति स्वभाव, आपका स्वभाव लगन है। हाँ, ये एक बात है। मैं जो आपका जो स्वभाव होगा ना वो लगन होगा, लेकिन उस स्वभाव की जो महावृद्धि करने का कार्य करेंगे ना वो ये भाव करेगा। यानी कि जो 9वीं राशि है धनु राशि, ये आपके स्वभाव को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। धनु राशि दरअसल में जितने भी चैलेंजेज है, जितने भी ऑब्स्टिकल्स है, जितने भी कन्फ्रंटेशन है, जितने भी चीजों को जो मैनेज करनी है, उन सब प्रभावित करती है। तो ये
ये स्वभाव को बताती है। तो बृहस्पति भी स्वभाव को प्रभावित करते हैं, व्यक्ति के स्वभाव को मेजरली प्रभावित करते हैं कि उसका स्वभाव कैसा होगा। तो गंभीरता बृहस्पति देते हैं। बृहस्पति प्रवज्ञा के कारक है, बृहस्पति तपस्या के कारक है, बृहस्पति सन्यासियों के कारक हैं, है ना? प्रगल्भ वक्ता बनाते हैं, फ्लुएंट स्पीकर, फ्लॉलेस स्पीकर, हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पीकिंग, सिलेक्शन ऑफ वर्ड बहुत ही शानदार होगा, मतलब एक देव गुरु, मतलब वेद वेदांत शास्त्री बनाते हैं। बृहस्पति अलौकिक ज्ञान देते हैं। बृहस्पति जो है वो दिव्य ज्ञान देते हैं। ज्योतिष जिसको हम सीख रहे हैं, बृहस्पति ज्योतिष बृहस्पति है। ज्योतिष का ज्ञान बुध है। ज्योतिष वैसे बृहस्पति और राहु देव के क्षेत्र में है। ज्योतिषी, द स्टूडेंट ऑफ ज्योतिष इज राहु एंड बृहस्पति। तो जिन भी व्यक्तियों के राहु गुरु का कहीं संबंध है, या राहु गुरु का द्वितीय से संबंध है, या वो दोनों शुभ होके बैठे हुए हैं, उनको ज्योतिषी बनने में बहुत सहयोग रहेगा, बहुत आसानी रहेगी। ग्रेस्पिंग पावर बुध देते हैं, लेकिन उसको दिमाग में स्थिर करते हैं बृहस्पति। आपने कोई चीज पढ़ी तो पढ़ाई लिखाई बुध, आपने पढ़ा, पढ़ना लिखना राइटिंग ये सब बुध, लेकिन उसको मस्तिष्क पे बैठा देना, याददाश्त, वो बिना जुपिटर के नहीं होगी, बिना बृहस्पति के नहीं होगी। तो बृहस्पति देव का जब वर्णन आएगा बहुत सारी बातें करेंगे, मजा आएगा आपको भी। बृहस्पति जैसे फलदार पेड़ हो गए, जितने भी फलदार पेड़ है वो बृहस्पति देव के क्षेत्र में आते हैं। सोना भी बृहस्पति के क्षेत्र में आता है, पुखराज सोने में पहना जाता है। तो ऐसे ये आपके जो वेद वेदांत है ये बृहस्पति देव के क्षेत्र में आते हैं, है ना। आपका अगर कुटुंब भाव का कारकत्व है तो उन्हीं को प्राप्त है। तो जोड़े रखने की शक्ति भी बृहस्पति में, जबरदस्त एडहेसिव पावर तो मंगल में होती है, उसके बाद बृहस्पति में होती है। तो ये सब चीजें बृहस्पति देव। आपकी प्रजनन क्षमता बृहस्पति, है ना। आपका गर्भ और गर्भ से संबंधित जितनी भी बातें हैं, गर्भ धारण, गर्भ का पालन पोषण, गर्भ की वृद्धि, कितनी बार गर्भवती होगी स्त्री, वो सब बृहस्पति है। ये बहुत सारे कारक हैं, तो आते जाएंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा। अब बात करते हैं, तो सुख एक चीज रह गई। यस, सुख के कारक बृहस्पति हैं। सुख की जब भी बात करेंगे आप, धन के कारक बृहस्पति है, ये महत्वपूर्ण। सुख, धन, विद्या, विद्या की जगह ज्ञान, विद्या बुद्ध को प्रभुत्व करती है। ज्ञान, सुख, धन, ज्ञान, दाता बृहस्पति है। सुख, धन, ज्ञान, इससे ज्यादा और क्या चाहिए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आदमी। अब बात आती है शुक्र की। शुक्रदेव बृहस्पति से भी ज्यादा जो पावरफुल है वो शुक्र है, कुछ मायनों में, हर एक में नहीं, कुछ मायनों में। ये आकाश तत्व मैंने बताई दी आपको। शुक्र जो है, हम जानते हैं जल तत्व है। शुक्र जो है व्यक्ति का वीर्य है, यानी कि जो भी आपके शरीर में जो भी जल तत्व यानी जो भी चिकनाइयां उपलब्ध है वो सब शुक्र में है। आपका यूरिनल ट्रैक्ट शुक्र में है, आपकी पत्नी शुक्र में है, आपकी कंजुगल लाइफ शुक्र में है, आपका वैवाहिक जीवन, विवाह उपरांत जो भी चीजें हैं वो शुक्र है, आपकी खुशियां शुक्र है ना। शरीर में जल तत्व शुक्र है, जो भी जल तत्व है, जो आंखों के जो लेंसेज है वो शुक्र है। शुक्र जो लोबिया लेते हैं उसके शुक्र है। चांदी शुक्र के क्षेत्र में आती है। शुक्र को आग्नेय कोण का स्वामित्व प्राप्त हो गया हुआ है। शुक्र जो है वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र सौम्यता के कारक हैं, शुक्र विलासता के कारक हैं, शुक्र ब्रीडिंग कैपेसिटी है ना। शुक्र विदेश गमन के कारक है, शुक्र संजीवनी के कारक है। शुक्र संजीवनी मतलब संजीवनी का ज्ञान
सिर्फ शुक्र को था, संजीवनी का ज्ञान शुक्र को था। तो जो हाईएस्ट लेवल डॉक्टर जो बनते हैं ना, उनके हाथ, जिनको अपन कहते हैं यार इसके हाथ में तो अमृत है, उनके शुक्र बहुत बलवान होते हैं। शुक्र पत्नी है। तो ये पेड़ों में अगर बात करूं तो वो पेड़, वो लता है जिनमें फूलदार, खूब फूल आते हैं, खुशबूदार फूल आते हैं, वो शुक्र हैं। तो खुशियां, आपके जीवन की सभी खुशियां शुक्र पे आधारित है। आपके जीवन की सभी खुशियों के कारक शुक्र है। शुक्र पर्सनल प्लेजर्स को बहुत बढ़ा देते हैं, पर्सनल प्लेजर्स को बहुत बढ़ा देते हैं। दिन रात के राजा हैं, रात के गुरु हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और असुरों के गुरु जो है शुक्र है। शुक्र महान साधक है, शुक्र महान साधक है, योग क्रियाओं के प्रबल ज्ञाता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि भगवान शिव का अंधकासुर से युद्ध चल रहा था। तो अंधकासुर से युद्ध चल रहा था, भगवान शिव उनको मारते राक्षसों को और शुक्र वापिस जिंदा कर देते उनको। भगवान ने देखा यार ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, मैं मारता हूँ वापिस जिंदा हो जाते हैं। उन्होंने देखा कि ये तो शुक्र जो है ये जिंदा कर देते हैं। तो भगवान ने शुक्र को निगल लिया, भगवान ने शुक्र को अपने अंदर निगल लिया। अब निकल लिया तो शुक्र जो है नियोग क्रिया में, योग क्रिया में चले गए और योग क्रिया में जाके भगवान के एक एक रग में वीर्य के रूप में स्थापित हो। आप बताओ भगवान पीछा छुड़ाए तो कैसे छुड़ाए, उनकी एक एक रग में जाके उनके बस गए। तो जब भगवान माता पार्वती जी से मिले तो माता पार्वती जी ने उनको पुत्र स्वरूप स्वीकार किया, पुत्र स्वरूप स्वीकार किया। इसलिए शुक्र जो है वो इसलिए वीर्य के कारक है। ये शास्त्रों में ये वर्णन है। तो शुक्र जो है हमारी जो भी यूरिनल ट्रैक है वो पूरा शुक्र के क्षेत्र में आता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के शुक्र प्रभावित हो, सप्तम भाव प्रभावित हो, अष्टम भाव प्रभावित हो तो उसको पानी वगैरह खूब पीना चाहिए। छाछ के कारक शुक्र है, रेत कारक शुक्र है, रेत कारक शुक्र है। शुक्र को भी एक ही दृष्टि प्राप्त है, इनर प्लेनेट को एक ही है और 2 राशियां प्राप्त है। ब्रीडिंग कैपेसिटी शुक्र है ना। जो आनंद जो है, आनंद एंजॉयमेंट, वो शुक्र है। आमोद प्रमोद शुक्र है, हास उल्लास शुक्र है। आमोद प्रमोद बुद्ध में भी आएगा, जो विट्टी से चुटकुलेबाजी, हंसी मजाक की बातें करना, वो बुद्ध। शुक्र आमोद प्रमोद की बातें करना, खुश रहना, आनंदित रहना। रूप में किसी व्यक्ति का अगर शुक्र लगन में है तो वो व्यक्ति सुंदर होगा, सज धज के रहेगा, हमेशा अट्रैक्टिव। तो आकर्षण के कारक भी शुक्र है, किसी को अपने ओर आकर्षित करने की ताकत शुक्र में होती है। जिस व्यक्ति का शुक्र बलवान होता है उसको वो मतलब चुंबक पावर होती है, उसमें चुंबक होती है। ध्यान के अंदर पूर्ण ध्यान होने की भी शुक्र को वो प्राप्त है ना। शुक्र को कारकत्व सिर्फ सप्तम राशि का प्राप्त हुआ है। शुक्र को कहीं कहीं व्यापार से भी जोड़ा जाता है और विदेश गमन से भी जोड़ा जाता है। यात्राओं में भी शुक्र की विश्लेषण किया जाता है, शुक्र यात्राएं भी कराते हैं। तो ऐसे व्हीकल के कारक है, बड़े मकानों के कारक है ना। बड़े मकान यानी भवन की जब बात करोगे, बने बनाए भवन की, तो शुक्र, यानी फ्लैट की जब आप बात करोगे तो शुक्र। भूमि भवन की बात करोगे तो आप मंगल, भूमि और भवन की बात करोगे तो मंगल, और फ्लैट की बात करोगे तो शुक्र। अगर किसी का सूर्य शुक्र दशम भाव में बैठा है तो उसको बहुत बढ़िया फ्लैट मिलता है या मकान मिलता है और वो बहुत सजा के रखता है, बिल्कुल साफ सुथरा, ऐसा चमकदार, चमकेगा, उसके लाइटें जलेगी। और वहीं अगर किसी के चतुर्थ भाव में शनि शुक्र है तो मकान तो अच्छा होगा लेकिन वो अंदर से जैसा होगा शनि जैसा ही होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ये शुक्र देव के कार्यकर्ता और बहुत आएंगे, मैं आपको बताता रहूंगा। हमारे जो लेंसेज है वो शुक्र है और बहुत सारी चीजें आएंगी, है ना, मैं आपको बताता रहूंगा। अब शुक्र के बाद आते हैं शनिदेव।
शुक्र जो है एक ब्राह्मण है, शुक्र जो है एक राजसिक ग्रह है, शुक्र जो है वो आदमी को हमेशा एक्टिव रहने की प्रेरणा देते हैं। शनि, शनि देव ये भी लगभग 60% कुंडली को प्रभावित किए बिगड़ नहीं रहते। शनि दुख, दरिद्र, कष्ट, पीड़ा, एकांतवास, अलगाव, विरक्ति, वैराग्य, अधोदृष्टि, नीचे देखना, अधोगामी, काला रंग, मोटे अनाज, मोटा कपड़ा, उड़द, कुल्थी, तिल, है ना, क्या नाम है आपके, पश्चिम दिशा, शनि बर्फ, शनि जो है वो पतला होगा आदमी, लंबा होगा, बैठी हुई आंखें होंगी, मोटे मोटे नाखून होंगे, बड़े मोटे बाल होंगे, है ना, दांत भी मोटे होंगे। अत्यधिक शनि जो है ना वो अत्यधिक भोजन करते हैं। इसी व्यक्ति का अगर 10वें से होकर शनि सप्तम में बैठ जाए तो उस आदमी को बहुत भूख लगती है। वही शनि पंचम में बैठे हो तो कॉन्स्टिपेशन कर देते हैं। शनि जो है ना झूठ के कारक, शनि चोरी के कारक का एक है। शनि जो है वो आयु को निर्धारित करते हैं, मृत्यु को वो करते हैं। शनि प्रबल रोगदाता है, नैसर्गिक रूप से शनि प्रबल रोगदाता है। नैसर्गिक रूप से शनि जो है वो वायु तत्व को प्रभावित करते हैं, है ना, इसलिए ये शोषित का काम करते हैं, शरीर से पानी को उड़ाते हैं। तो शनि का धातु जो लोहा है, काला रंग शनि के क्षेत्र में आता है, तेल शनि के क्षेत्र में आता है, स्पेशली सरसों और तिल्ली का तेल शनि के क्षेत्र में आते हैं। जितने भी तरह के दुख, विषाद, अपयश, ये सब शनि के क्षेत्र में आते हैं। शनैश्चर जो सबसे धीरे धीरे चले, शनै शनै चलने वाले शनिचर, तो शनि प्रभावित व्यक्ति बहुत धीमी गति से कार्य करता है। ये सब शनि देव की नेगेटिव साइड है। शनि पॉजिटिव साइड में क्या, शनि प्रबल तपस्वी है, प्रबल सन्यासी है, चीजों का त्याग करने वाले, भोग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता शनि को। शनि भोग के बिल्कुल विपरीत है। किसी का शनि अगर ज्यादा प्रभावित हो जाए, कहते हैं कि सप्तम में अगर शनि बैठ जाए तो उसको स्त्री में भी बहुत विशेष लगाव नहीं रहता है, इसलिए शनि सप्तम का अच्छा नहीं कहा जाता है ना। तो जिस भी शनि उससे व्यक्त करते हैं पृथकता कारीगर, सूर्य, राहु और शनि प्रबल पृथकता कारीगर है, ये पृथक कराने का कार्य है। अगर ये द्वादशेष के साथ किसी भाव में बैठ जाएं तो उससे आपको पृथक करा ही देंगे। मान लीजिए किसी का द्वादशेष जो है वो शुक्र है, उसके साथ शुक्र शनि बैठ जाए कहीं, तो वो उस भाव से उस चीजों को पृथक कराने की कार्रवाई करेंगे, आप दूर करा देंगे। इसलिए कहा जाता है कि पृथकताकारी ग्रहों की दशा में अगर छठे से संबंध हो रहा हो तो ऋण चुक जाता है आदमी का। रोग का संबंध हो तो रोग खत्म हो जाता है, पृथक करा देते हैं ना उससे। ये तो शनि जो है वो कीचड़ है। शनि को 2 राशियों का स्वामित्व मकर और कुंभ का स्वामित्व प्राप्त हुआ है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, है ना। शनि जो है ना हमारे शरीर के अंदर जो नसें हैं, जो हमारा स्नायु तंत्र है वो शनि है। 9वां भाव शनि राहु बुध, ये तीनों स्नायु तंत्र को बताते हैं। 9वां भाव शनि राहु केतु, किसी के अगर 9वां भाव खराब हो और राहु बुध केतु में अगर कोई परेशानी हो तो वह व्यक्ति का स्नायु तंत्र खराब हो जाता है, उनके कंपन वगैरह की दोष हो जाते हैं, है ना। तो स्नायु तंत्र राहु बुध, राहु केतु को तो एक ही करना चाहिए, राहु बुध और शनि ये स्नायु तंत्र को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी के अगर ऐसा योग हो तो उसको ब्राह्मी, सफेद मूसली और अश्वगंधा जरूर खानी चाहिए, ये बहुत प्रमाणिक उसमें है। ब्रह्म रसायन खाना चाहिए, वो आगे अपन बात करेंगे, तो वो भी उपायों में। तो शनि जो है वो कूड़े के कारक है। आपका जितना भी सुलभ परिवार आप देखोगे वो शनि देव हैं। शनि जो है आपके टॉयलेट्स हैं, शनि जो है वो अनाथ हैं, है ना, जो छोड़ दिए जाते हैं माता पिता द्वारा, अनाथ जो लोग, वो शनि देव हैं, है ना। शनि जो ये जितने भी भीख मांगने वाले हैं वो शनि हैं। तो शनि देव को सारे नेगेटिव चीजों के साथ साथ
शनि दंडाधिकारी है। शनि न्याय के देवता है। कैसे करते हैं न्याय? कोई व्यक्ति, शनि हर 2.5 साल बाद तो ढैया में आते हैं और 7.5 साल बाद आपके 7.5 में आते हैं। शनि क्या कहते हैं? शनि से शनि की भाई मैं है ना तुम्हारे काम के लेखा जोखा लूंगा, तो जो भी आपने अनड्यू एडवांटेज लेके जो लाभ कमाए हैं ना, जब मैं 7.5 में आऊंगा या ढैया में आऊंगा आपसे वापिस छीन लूंगा, आपसे वापिस छीन लूंगा। इसकी गारंटी है, शनि इसकी गारंटी देते हैं कि जो भी अनड्यू गैर तरीके से गैर वाजिब ढंग से आपने जो भी अर्न किया है ना, वो मैं ढैया में और 7.5 में आके आपसे छीन लूंगा। इसलिए आदमी को वही प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए जो सही है, अन्यथा वो उसका जाएगा और जब शनिदेव लेंगे तो बहुत पीड़ा हो। ये स्पष्ट मैसेज है। शनि डिलेड, देरी के कारक है, और नेवर डिनाई, हर कार्य को देरी से कराते हैं लेकिन ना नहीं करते। अगर कुंडली में शनि ने कोई प्रॉमिस दिया है तो दैट विल बी फुलफिल्ड, दैट विल बी फुलफिल्ड। ये 100% गारंटी है। शनि परफेक्ट एश्योरेंस देते हैं। शनि जो है वो हमारे अंदर स्पिरिचुअलिस्ट जो होते हैं उनके लिए एक वरदान की तरह है। जो अध्यात्म में जाते हैं तो उनको शनि सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, है ना। तो वो मैं और बहुत सारे जो हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी तो जैसे दिशा मैंने बताई थी, बाकी तो जो मैंने बताया वो सब जोड़ोगे ही। शनि जो है वो एक मलेच्छ है। शनि जो है तमोगुणी है, मंगल भी तमोगुणी है, तमोगुण की ओर लेके जाते हैं। कालूस हैं, अंधकार हैं, है ना, छाया है, छाया शनि है। शनि और राहु दोनों छाया हैं। नेगेटिव साइड ऑफ योर लाइफ है, रात है, रात शनि है। तो ये सब चीजें शनि देव के क्षेत्र में। फिर इनकी राशियों से आप पकड़, मकर राशि जो है उसका कलर क्या होगा, फिर वो एक कीचड़ में रहती है जहाँ दुख दर्द रहता है। शराब के कारक शनि राहु शराब के कारक है। जितनी भी टॉक्सिक चीजें हैं उनका सेवन है, व्यभिचार है। एक्वेरियस 11वीं राशि और शनि, है ना। शनि जो है एक अपन जानते हैं एक नपुंसक ग्रह है, स्त्री नपुंसक कहा गया है। वो सब मैं आपको बता चुका। वो सब रिलेट करो, सब आपको रिलेट करने पड़ेंगे जो मैंने आपको बताया, है ना, तब आपको आनंद आएगा। शनि का जो शरीर है वो लंबा होता है, आंखें बैठी हुई होती है, रंग काला होता है, बाल मोटे होते हैं, नाखून मोटे होते हैं, दांत मोटे होते हैं। आदमी की चाल ढाल चलन स्लो होता है। सब आप जब करोगे तो आपको बहुत ज्यादा पता चलेगा। राहु देव, मैं राहु देव और केतु देव पे आपको विशेष एक क्लास दूंगा। मैं अभी मोटा मोटी बता रहा हूँ। राहु एक छाया ग्रह है। राहु जो है ना उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए राहु देव को जो कारकत्व तो प्राप्त हुए हैं ना वो इस तरह के हुए, अलौकिक ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, गूढ़ विद्या, गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र, जुआ सट्टा, है ना, छुपी हुई चीजें, नभो यात्रा, पायलट, हमारे शरीर में स्नायु तंत्र, है ना, मेलेफिक जो है वो राहु है। राहु देव का शरीर बड़ा कहा गया, शस्त्रधारी हैं, आंखें लाल है राहु देव की। रोग, कष्ट, विघ्न, बाधाएं राहु देव। जितेंद्रियता जो है वो शुक्र में आती है। जितेंद्रियता मैं बताना भूल गया, शुक्र के अंदर जितेंद्रियता, तीर्थंकर जो बनते हैं ना, तीर्थंकर जैनियों में, वो शुक्र। इंद्रजाल वो शुक्र। राहु जादू, माया, छल, छदम वेश, है ना। राहु मन जो है ना, ये जो फिल्मांकन, छायांकन के कारक है राहु जो है वो रात्रि बली होते हैं। राहु का जो धातु है वो शीशा है। रंग चितकबरा कहा गया है, राहु का रंग चितकबरा कहा गया है। विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं राहु देव के। राहु का जो है ये उड़द की दाल कही गई है, धातु शीशा कहा गया है। दिशा दक्षिण दिशा कही गई है, जो मैंने आपको बताई है। तमोगुणी है, ये वायु तत्व है ना। ये ज्योतिष
राहु के हाथ में है। हमारे पास्ट लाइफ के जो भी पाप कर्म है वो उनके वाहक राहु। जितने भी हमारे डीड्स है, कर्म, पास्ट लाइफ कर्म जो बैड, वो राहु देव है ना। और जो हमारे अच्छे कर्म है वो जुपिटर 9th हाउस, 5th हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस को हमारे पास्ट लाइफ कर्म से जोड़ा जाता है। राहु जो है ना वो भूतकाल के स्वामी है। राहु हमारा जेनेटिक है, हमारा जो जेनेटिक कोड जो आता है ना वो राहु से आता है। राहु की जो आकृति है ना वो डीएनए की तरह है ना। तो जो हमारी कुंडलिनी में जागरण में राहु देव का पढ़ाई हुई। ज्योतिषी बनाने में राहु देव ओकल्ट यानी तंत्र मंत्र बुद्ध में मैं आपको बताना भूल गया, महान तांत्रिक क्रियाएं जो भी है वो बुद्ध में आती है। महान तांत्रिक क्रियाएं, भगवान की आराधना में अनुरक्ति बुद्ध। अगर किसी का अष्टम भाव में बुद्ध है तो वो महान तांत्रिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पे जा सकता है। राहु तंत्र मंत्र, जादू टोना ये सब राहु देव के क्षेत्र में। महान प्रताप राहु, महान प्रताप में क्या कर, अमृत, अमर, भाग्य। आप सोचिए राहु देव को भाग्य प्राप्त है, भाग्य के परिवर्तन करता है। भाग्य, फॉर्चून इज डायरेक्टली एसोसिएट विद राहु। अमृत तत्व, मृत्यु पे विजय, दिव्य ज्ञानों की प्राप्ति, अमरता, पास्ट लाइफ डीड्स, आपके अंदर की एनर्जी का मल्टीप्लिकेशन, कितना भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कितना भी बड़ा रूप दे सकते हैं, छाया कितनी भी बड़ी हो सकती है ना। तो वो राहु देव अनंत महान प्रतापी कहा गया है। चंडी की आराधना, दुर्गा की आराधना, राहु देव। तो राहु देव के बारे में मैं पूरी क्लास लूंगा, मजा आएगा। जिस भी ग्रह के साथ बैठ जाए उसकी पावर को 3 गुना कर देते। जिसके साथ बैठ गए उसके अच्छे को तो अपने उसका रस तो खुद खींच लेते हैं और उसमें अपना विष डाल देते है ना। राहु सर्प है, है ना। जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो राहु देव में आएंगे। तो तमोगुणी है ये। राहु देव जो है वो सम्मुखी हैं, सामने के सामने देखते हैं, पीड़ाकारी हैं, लेकिन पीड़ा से मुक्त कराने वाले दोनों ही बात है। राहु जो है वो आदमी को साइकोलॉजिस्ट बनाता है, मनोवैज्ञानिक बनाता है। तो इसलिए ज्योतिषी जिसका राहु बलवान होता है, तो ज्योतिष में मनोविज्ञान का भी बड़ा वो है कि व्यक्ति जैसे ही घुसे उसके हाव भाव, चाल चलन, आचरण, बोली वाणी, विचार से वो बहुत सारी चीजों का विश्लेषण तो उसी आधार पर करे। और वो कौन कराते हैं? राहु देव। ये क्या है, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। आपके राहु देव उसमें घुस जाएंगे और वहां से बैठ के आपको दिव्य शक्तियां वो राहु देव, आप समझ रहे हो, दिव्य शक्तियां वो राहु देव। मतलब आपका अगर किसी ज्योतिषी का राहु बलवान है तो वो राहु देव दूसरे में घुस जाएंगे और फिर उसकी सारी चीज आपको बता देंगे और वो व्यक्ति फिर वो वही बोलने लग जाएगा। यही शक्ति है। भैरव की आराधना राहु, भैरव की आराधना राहु है, तलवार राहु है ना। तो ये बहुत सारे राहु देव के जो भी आते रहेंगे, मैं आपको, हमारा स्नायु तंत्र राहु से प्रभावित होता है, राहु देव से, तो ये सब मैं आपको बताता रहूंगा। किसी भाव का इनको कारकत्व नहीं दिया गया, क्यों? क्योंकि ये तो जहां होते हैं वैसे बन जाते हैं, जिसके साथ बैठेंगे वैसा ही रूप ले लेंगे, तो इनको कोई अलग से कोई। तो राहु देव के बारे में मैं बहुत विस्तृत बात, हाँ, दादा के कारक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दादा दादी राहु है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। दादा दादी, अगर वो उसको यूं मानो आप, जो वंश है ना, वंश, नवम भाव वंश को बताता है और ग्रहों में राहु और गुरु वंश को बताता है। ये इसलिए मैंने कहा जेनेटिक जो हमारा जेनेटिक कोड है ना, उसके कारक राहु है। जितने भी ये राहु, आपके मोबाइल के कारक भी राहु, वो जो चीजें बिना देखे चलती है, कम्युनिकेटिव जो आजकल चल रहा है, इंटरनेट वगैरह, ये भी राहु है।
और इंटरनेट पे जो भी अश्लीलता आ रही है ना, उसके भी राहु कारक है। ये राहु अपन ने पता है कि स्त्री ग्रह है ना। तो आज का वर्तमान युग में जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है वो कहीं न कहीं पुरुष समाज के लिए उत्तम नहीं है। मतलब ये बीमारी यूरोपियन कंट्री से हम तक आई क्योंकि राहु देव का प्रभाव है। और आज युग चल रहा है वो राहु का ही है। कलयुग राहु का ही कहा गया है। राहु शनि कलयुग के मालिक है। तो अभी जो भी चीजें हैं ये कहीं न कहीं चिंता ला रही है। लेकिन जो भी व्यक्ति अध्यात्म में रहेगा, सतमार्ग पे चलेगा, आप देखो, चर्चा हो गई तो बताता हूँ इसको, अदरवाइज मत लेना आप, कि बहुत सारे लोग मोबाइल पे चैटिंग वगैरह बहुत सारी चीजें करते हैं। जिस भी व्यक्ति का राहु खराब हुआ और किसी पापत्व से उसने संबंध हो गया, उसका किसी पापत्व से, और उसके ओपन होने का योग आ गया। ओपन कब होती है चीज? कोई चीज जब कब ओपन होती है? जब लगने अशुभ स्थानों पर चले जाए तो आपकी डिस्क्लोज चीजें भी बाहर निकले। तो गुप्त स्थान कहेंगे 8वां और 12वां, ये गुप्त स्थान है। यहाँ पे गुप्त काम होते हैं। तो वो गुप्त काम जब तक बलवान है तब तक तो दबाए रखेंगे, और जैसे ही उनका बल हटा लगने से कहीं पापत्व में आया तो डिस्क्लोज हो गए। तो कितने ही रिश्ते जो इस वजह से टूट गए मोबाइल के, कितने ही रिश्तों में इतना ज्यादा कड़वापन आ गया मोबाइल की वजह से। क्यों? क्योंकि ये साक्षात राहु। और इनमें जो कंटेंट आज की तारीख में डाला जा रहा है, डाल लेते हैं लोग, वो भी राहु देव है। तो मैं अभी पिछले कई दिनों से कम से कम 4-5 कुंडलियां ऐसी आ गई जिन्होंने वैवाहिक जीवन को खत्म कर दिया। कईयों में बीच में भयंकर लड़ाई हुई, वो चैट में तूने ये कैसे कह दिया, उसने ये कैसे कह दिया। तो अभी राहु देव को बहुत ही सोच समझ के व्यक्ति को काम में प्रयोग में लेना चाहिए। तो मोबाइल को बहुत सोच समझ के काम में लेना चाहिए व्यक्ति को। ये जहाँ एक और बहुत आपको असीम संभावनाएं दे सकते हैं, वहीं आपको, तो जब भी आप कुंडली देखो विवाह की जड़ में आप देखना यही मिलेंगे आपको ज्यादा। तो अभी वर्तमान युग राहु देव का। तीर्थ यात्राएं, राहु गंगा स्नान कराते हैं। राहु जो है ना, मैं कहानी सुनाता हूँ आपको पता भी होगी कि जो सौर भानु नाम के जो राक्षस थे, तो जब अमृत निकला तो सबसे पहले उन्होंने पहचाना। तो ये राहु देव की दिव्यता बताती है कि देवताओं को भी जिस चीज का पता नहीं चला, उससे सबसे पहले पता किसको चला? तो जितना भी अमृत तत्व इस ब्रह्मांड में है वो राहु देव को पता है। जितना भी अमृत तत्व इस ब्रह्मांड में वो राहु देव को पता है। तो उन्होंने वो अमृत पिया, सूर्य चंद्र ने उनको देख लिया, उन्होंने इशारा किया भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु ने जो है सुदर्शन चक्र से उनकी नाड़ अलग कर दी, दोनों पृथक हो गए, है ना। लेकिन जितनी भी इंट्यूटिव पावर है, सारी इंद्रियां तो यहाँ से काम करती है ना। अब इनको अमृत तो प्राप्त हो गए, मर तो सकते ही नहीं, तो इनकी सारी इंद्रियां हमेशा जागृत रहती है। तो जिस व्यक्ति के राहु चंद्र का योग हो, वो उसको इस तरह से मानिए कि किसी सैटेलाइट पे कैमरा लगा हुआ है, वो जल थल नभ में होने वाली हर घटना रिकॉर्ड कर रहा है। उसको आधी रात को भी उठा के कोई बात पूछोगे ना, और उसने वो कह दिया, उसकी होने की प्रोबेबिलिटी %। अगर वो उठ के भी ये कह देगा ना कल ये होगा, तो 90% उसकी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वो सो रहा है लेकिन ये दोनों कार्य करते हैं। तो राहु देव का तो वर्णन बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब जिसके बिना कुंडली का विवेचन आप सही कर ही नहीं सकते। और खासकर हम ज्योतिषी हैं, किसी भी चीज को फैला देने की पावर, किसी भी चीज को ब्रह्मांड में फैला देने की पावर वो राहु देव के पास ही है। कोई आदमियों का नाम आपने देखा होगा बहुत तेजी से फैल जाता है, उनके ऊपर राहु देव की मेहरबानी होती है। जैसे मुकेश अंबानी,
मुकेश अंबानी का लगन जो है ना स्वाति नक्षत्र में है, जो कि राहु के क्षेत्र में आता है, राहु देव के क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। तो राहु अनंत है, राहु देव जिसके भी राहु देव की दशा महादशा चल रही है वो बहुत अच्छा ज्योतिषी बनता है, बहुत गहरे ज्ञानों में जाता है, कभी अवसाद और विषाद में चला जाता है, आत्महत्या के लिए भी राहु उकसाते हैं, विरक्ति और वैराग्य की प्रबलता भी राहु ही दे देते हैं, है ना। राहु जब नेगेटिव होते हैं तो बहुत ज्यादा मानसिक विषाद दे देते हैं, पागल कर देते हैं आदमी को, पागल साइकिक बना देते हैं आदमी को। तो उनका वो नेगेटिव प्रभाव भी है और पॉजिटिव प्रभाव भी है। राहु का जो धातु है वो शीशा है। राहु की किसी को बहुत ज्यादा पीड़ा चल रही हो तो उसको शीशा जो है ना, शीशे के राहु बनाकर उनकी आराधना करनी चाहिए। ये मैं उपाय ज्योतिष में बताऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग राहु देव से पीड़ित होते हैं, ठीक है। अब आते हैं साहब केतु देव। लोअर पार्ट ऑफ द सेंसेस आर दी हियर। राहु देव की तृप्ति नहीं होती कभी भी, क्योंकि वो कहाँ जा रहा है उनको पता ही नहीं, कनेक्शन नहीं है ना। तो अगर मान लीजिए किसी के राहु शुक्र साथ है तो उसको कभी भी मैरिटल लाइफ में और शुक्र से संबंधित क्रियाओं में कोई आनंद मतलब तृप्ति नहीं प्राप्त होगी, वो हमेशा अतृप्त रहेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात। जैसे किसी का राहु और गुरु का योग है तो उसके पास कितना भी धन आ जाए वो अतृप्ति रहेगा। तो अतृप्ति का भाव ये तो है कि मैं ले रहा हूं पर वो जा कहाँ रहा है मुझको पता है, ठीक है ना। अब बात आते हैं केतु देव। लोअर पार्ट ऑफ द अपर पार्ट इज हेड पार्ट इज राहु और लोअर पार्ट ऑफ तक इज केतु। लोअर पार्ट हमारा केतु देव जो है ना वो परम नीचता और परम उच्चता के कारक है। किसी चीज को हाईएस्ट लेवल पे पहुंचाने वाले भी वो या लोएस्ट लेवल पे पहुंचाने वाले भी वही। केतु देव जो सेंसेस के कारक है, क्यों? क्योंकि इनके सिर नहीं है तो इन्होंने अपने अंदर ही छठी इंद्रिय जागृत कर ली। कुंडलिनी के कारक केतु है, आध्यात्म के कारक केतु है, हाईएस्ट अचीवमेंट इन द लाइफ केतु है, हाईएस्ट अचीवमेंट इन द लाइफ, आध्यात्मिकता का इनिशिएशन केतु है, किसी भी चीज की शुरुआत कराने वाले केतु है, इंसेप्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल वो केतु है, इनिशिएशन फॉर एनीथिंग केतु है। मतलब केतु सुई है, चुभ के आपको खड़ा कर देते हैं। केतु प्रबल पृथकताकारी ग्रह है। केतु प्रबल पृथकता, केतु ध्वजा है, प्रतीक है, केतु ध्वजा है, केतु प्रतीक है, केतु जो है वो देवत्व और आध्यात्मिकता के हाईएस्ट वो है। केतु प्रीचर है, केतु प्रीचर है, केतु एकांतवासी है ना। केतु ज्ञान के हाईएस्ट लेवल पे पहुंचाने वाले हैं, विजय की प्रमोदता दिलाने वाले हैं, आत्मोत्सर्ग कराने वाले हैं। केतु जो है ना कूट विद्या से आपकी चिकित्सा करने वाले हैं। केतु ये गुफाएं हैं जो गुफा बनाते हैं ना वो सब केतु में आती है। गुफा हो गई, सुरंगें हो गई है ना, खड्डे हो गए, वो सब केतु। स्कॉर्पियो राशि जो होगी वो वृश्चिक होगी खड्डों की और कारक केतु देव होंगे, है ना। शारीरिक ताकत केतु का जो बताया गया कि इनके शरीर में बहुत ताकत होती है। केतु से भिड़कर कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि उनको तो एहसास नहीं है। आपने उनके चक्कू घोपा, उनको तो दर्द नहीं होगा, लेकिन उन्होंने किसी के घोंप दिया तो वो तो गया काम। तो केतु जिसका बलवान होता है या बलहीन होता है, बलवान होता है तो अशुभ चीजें उसको प्रभावित नहीं करती और बलहीन होता है तो शुभ चीजें उसका लाभ नहीं करती। यानी वो इतने बलवान है, इतना शारीरिक स्वस्थ रहता है। केतु का शरीर बहुत बड़ा कहा गया है, लार्ज शरीर होता है केतु का, और तो उनमें प्रबल प्रतापी बहुत जबरदस्त ताकत होती है ना। केतु प्रधान व्यक्ति कुंडलिनी का जागरण कर सकता है। ये तो इनके पॉजिटिव साइड है। केतु हत्या के कारक, पटकता के कारक है, मतलब दारुणता के कारक। केतु द्वारा दिया गया दुख दारुण दुख होता है ना। विरक्ति और वैराग्य के कारक, संन्यास के कारक,
लेकिन केतु मोक्ष के कारक भी है, मंत्र शास्त्र के कारक है। मंत्र शास्त्र में सर्वोत्तमता वही ले सकता है जिसका केतु बलवान, यानी गुरु केतु का अगर किसी के योग है और कहीं वो द्वितीय से भी हो गया तो वो मंत्र शास्त्र का प्रबल ज्ञाता हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान के कारक भी केतु है। केतु मौनी बाबा है, मौन व्रत सिर्फ केतु ही रख सकते हैं, क्योंकि ऊपर का सेंस नहीं है ना, तो मौन व्रत। महान तप, देखिए महान शब्द मैंने 2 ही जगह यूज किया है। महान प्रताप राहु नवम भाव, महान प्रतापी राहु नवम भाव। दीर्घदेह, महान प्रतापी, अमृतमयी, अमृतधारी, भाग्य विधाता, जन्म जन्मांतर के कर्मों के वाहक, जन्म जन्मांतर के कर्मों की सजा या लाभ देने वाले राहु देव। केतु आत्मा को जगाने वाले, ब्रह्मांड की जितनी भी अनंत की सीमाओं को तोड़कर, देखो आपको बहुत जोरदार बात, ब्रह्मांड की अनंत की सीमाओं को तोड़कर अनंत के रास्ते खोलकर आपकी अनंत में जाने की संभावनाओं को कोई उत्पन्न कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ केतु देव है, सिर्फ और सिर्फ केतु देव। मतलब जो अनंत पे राज करने का ताकत है वो केतु देता है। आपके विचार, आपके ज्ञान, ज्ञान का तीखापन, रूप का तीखापन। किसी के केतु शुक्र का योग लगन में हो, वो इतना, उसका शरीर इतना ज्यादा एस्थेटिकल होगा, कट तो उसके कट इतने जोरदार होंगे आप जो पिक्चरों में देखते। केतु, वहीं केतु हत्या कराते, स्कैंडल्स कराते हैं। वहीं केतु जो है वो, अगर मैं धातु में बात करूं तो केतु का धातु जो है धूम्रवर्णीय रंग का आ गया इनका, धूम्रवर्णीय पुष्प इनमें ही आते हैं। धातु में शीशा लिया जाता है केतु का, और वैसे तो कांसा, केतु में कांसा। खिचड़ी, आपका जो राजमा है ना वो राहु है, राजमा राहु है। केतु जो है खिचड़ी, कुल्थी, किडनी में जितने भी प्रभाव, स्टोन शुक्र और केतु, तो ये सब केतु देव के हैं। केतु देव पे और राहु देव पे मैं बहुत विस्तृत, क्योंकि ये जब तक इनकी उच्च नीच राशियां, इनके भावों में क्या क्या प्रभाव होंगे, ये हैं क्या नहीं बताऊंगा, तब तक मजा नहीं आएगा। तो केतु के बारे में और कोई विशेष, हाँ केतु नाना नानी भी है, नाना नानी की बात करेंगे तो केतु है। वही मैटेरियल जो साइड है वो केतु है ना। केतु जब शुभ होते हैं तो गुरु के समान कार्य करते हैं, और केतु जब अशुभ होते हैं तो मंगल के समान कार्य करते हैं। इसलिए कहा गया है कुजवत केतु। और राहु जो है शनिवत कार्य करते हैं, शनिवत राहु। आप में से कोई केतु के बारे में कुछ बताएगा? हेलो 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 हेलो। हाँ राजेश जी, हाँ मैंने कहा केतु के बारे में कोई कुछ बोलना चाहेगा? 2 मिनट में भी थोड़ा बोल ले लूं। कोई कुछ बोलना चाहेगा? ओके, तो ये मैंने आपको मोटा मोटी चीजें बताई है ना। इससे आपको ग्रह का प्रभाव पता चलेगा। कारक तो बहुत आएंगे, बहुत एक साथ इतने नहीं आ सकते। जब हम कुंडली का विवेचन करेंगे ना, वो सब चीजें स्ट्राइक करेगी खट पे, है ना, खटाखट। और जितने ज्यादा कारक होंगे उतना अच्छा हम विश्लेषण कर पाएंगे। तो मैंने, क्लास लंबी हो गई है, मैं एक बात से खत्म करूंगा थोड़ा सा, जो मेरा आज एक विशेष चीज बताने का प्रयोजन था। तो मैंने आपको, देखिए, भाव के कारकत्व, ग्रहों के कारकत्व, राशि और राशि के कारकत्व जितने इनिशियल लेवल पे चाहिए उससे ज्यादा आपको बता दिए। आपको याद करने हैं, आप ज्यादा से ज्यादा बार वीडियो को देखें, वीडियो को सुने, है ना, कोशिश करें याद करने की, और उनको अपने जीवन में स्थापित करने की कोशिश करें। कि आपने बर्तन देखा, आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए यार ये शनि में आएगा,
यार ये स्टील है, ये चमकदार है, ये राहु के क्षेत्र में आएगी। ये प्लास्टिक है, ये शुक्र है। ये टेबल है यार, ये फर्नीचर से बनी हुई है, ये बृहस्पति है। लकड़ी का फर्नीचर किसी घर में ज्यादा हो तो बृहस्पति, जब फर्नीचर जो है ना शनि के क्षेत्र में आता है। मेकिंग ऑफ फर्नीचर, मेकिंग ऑफ फर्नीचर वो बृहस्पति के, वो सॉरी शनि के क्षेत्र में आता है। बना बनाया फर्नीचर सूर्य, अंतसार जो आरा मशीन वगैरह होती हैं वो सब सूर्य। आपने किताब देखी, आपको खट से दाना दिया, ये बुध है। आप जो चीज देखो, आपको कुर्सी दिखी यार, इसमें मैं आराम करता हूँ तो ये चंद्रमा है। ये टेबल है, इसमें मैं लिख के पढ़ता हूँ तो ये बृहस्पति है। ये फर्श है जिसपे मैं चल रहा हूँ, जो मेरा ग्राउंड है, तो ये मेरा बृहस्पति है ना। तो कमाड़ है, ये बंद होता है खुलता है, ये राहु है। ये मेरी मोटर है जो लिफ्ट करती है पानी को ऊपर नीचे, ये जुपिटर और राहु है। ये लिफ्ट है, खर्चे की लिफ्ट देके ध्यान आना चाहिए यार, ये राहु है, ऊंचा नीचा जाती है, ये राहु है। ऐसे मोबाइल है, ये क्या हुआ, सॉफ्टवेयर है, खर्चे की ध्यान आना चाहिए यार, ये दिखता नहीं है, तो ये शुक्र है, राहु है। आपको जो चीज दिख रही है ना, जो चीज दिख रही है, आपको माता जी दिखती है, आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए चंद्रमा। अपनी पत्नी दिखती है, शुक्र ध्यान आना चाहिए। पति दिखते ही आपको ध्यान आना चाहिए, ये मेरा बृहस्पति है। आपका बच्चा आपको दिखता है, आपको लगना चाहिए मेरा बृहस्पति है। ये मेरा छोटा भाई है, ये मंगल है मेरा। तो आप ऐसे मत देखो कि मेरा छोटा भाई है, ये मेरा मंगल है, तो आप कभी उससे रिश्ता नहीं खराब करोगे। आप समझ रहे हो मेरी बात को। आपने देखा, मान लीजिए आपका सिंह लगन है, और तो जैसे सूर्य को देखा तो आपने कहा ये तो मैं खुद हूँ, ये तो मैं खुद हूँ, तो आपको खर्च एक सूर्य से रिलेशन हो जाएगा। तो आप जब आप देखोगे यार मैं खुद ही सूर्य हूँ, तो मैं इसको क्यों नहीं बलवान करूँ। आप समझ रहे हो ना। ये कचरा उठाने वाली गाड़ी आई, आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए ये शनि राहु है। कचरा कहीं हो रहा है तो शनि है, कहीं अंधेरा हो रहा है तो शनि है। आपको मतलब जब आप अपनी दिनचर्या में ये चीज ले आओगे ना कि कौन सा भाव, कौन सी राशि और कौन सा ग्रह, खड़ाक से चीज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। सब कुछ इस माइंड में कालपुरुष की कुंडली को, कोई भी बात, किसी की ये नेत्र ज्योति खराब हुई तो आपको खटाक से ध्यान आना चाहिए कि यार इसका शुक्र जो लेंस खराब हो गया, तो यार शुक्र में कहीं पीड़ा आ गई। और आंखें जो है ना दूसरा और 12वां भाव है, दूसरे और 12वें भाव और शुक्र में कोई पीड़ा आ गई, इसलिए इसकी लेंस खराब हो गई। किसी की नेत्र ज्योति चले गई, कम हो गई, तो आपको खर्च से ध्यान आना चाहिए यार दूसरा और 12वां भाव, उस पर अग्नि तत्व की प्रधानता आ जाएगी ज्यादा, तो उसकी आंखें चली जाएगी। आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए यार यह व्यक्ति सुन नहीं पा रहा, तो आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए तीसरा और 11वां भाव, इसमें जब मंगल शुक्र बैठ गए तो आदमी की सुनने शक्ति खराब हो जाती। किसी की घ्राण शक्ति खराब है तो बुध का शत्रु बृहस्पति है, तो बृहस्पति जो ना अगर बुध को पीड़ित कर रहा है तो घ्राण शक्ति खराब हो जाती। तो हर चीज, मैंने नीला कपड़ा करा तो मेरे को तुरंत जानना यार ये नीला कपड़ा सजी का और राहु का। अब यार इसमें मैंने ये चौखाने भी बने हुए हैं, तो ये स्पष्ट रूप से राहु को इंडिकेट कर रहा है, यानी शनि हो राहु है ना। ये एक एक चीज, मैं दूध पी रहा हूँ तो मेरे को ध्यान आना चाहिए मैं दूध नहीं पी रहा हूँ, मैं चंद्रमा पी रहा हूँ। मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, मैं चंद्रमा पी रहा हूँ। मैं बर्फ हाथ में आते मेरे को पता नहीं ये मेरे शनि है, मेरे हाथ में शनि है। अब ये किस चीज को प्रभावित करेंगे, किस चीज को प्रभावित करेंगे, कोई भी चीज। ये डस्टर आ गया है, सफाई का काम करता है, शनि है। लकड़ी का बना हुआ है तो ये शनि है, क्योंकि हल्की लकड़ी है, ये शनि है। कोई भी चीज है। अब ये रिमोट मेरे हाथ में आया, अब ये यहाँ से बैठे बैठे डायरेक्टली, तो ये राहु शुक्र का योग है। आपको खड़ाक से ध्यान आना। तो ऐसे राशि, भाव और ग्रह। अब ब्रेन की बात आए, ब्रेन खर्च से ब्रेन की बात आती है। थर्ड हाउस में कालपुरुष की राशि रहती है जेमिनाई, तो आप खर्च कहोगे थर्ड हाउस जेमिनाई और बुध, ये जो है ना ब्रेन है थर्ड हाउस। खर्च का आपको ध्यान आएगा। आपको विजडम की बात आई, यार बुद्धिमत्ता कहाँ से आएगी, आप खर्च देखिए दूसरा, तीसरा, 5वां और 9वां भाव, क्योंकि तीनों का संबंध जो है, चारों का संबंध बुद्धि से है और विद्या से है। तो बुद्धि और विद्या का योग विजडम कहलाता है। आपको खर्चे का आपने के लिया। नीच की बात आई, सेल्फ कौन कौन से भाव है, पहला, तीसरा, 11वां। सेल्फ मैं हूं, मेरा पराक्रम और मेरा लाभ।
मैं हूँ, मेरा पराक्रम है और मेरा लाभ है। और सेल्फ के कारक कौन है? सूर्य मंगल, सूर्य चंद्र और लगन लगने नीचे के भाव तो वही है ना। काल पुरुष की कुंडली में, क्योंकि मेरे को विस्तृत विवरण करना है, तो मेष राशि और मंगल सेल्फ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको भी मैं देखूंगा। तो ये हम बात करेंगे, लगातार बात करेंगे, किससे? अपने आप से, अपने आप से बात करें, तब हम ज्योतिषी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब हमारे कोई दिक्कतें आएंगी तो हम खोजेंगे तो और चीजें निकलेगी। आप समझ रहे हो ना? ये एक बेस बनाया है मैंने, एक ग्राउंड बनाने की कोशिश की है कि आप बात करो अपने आप से। देखो, रोड खट से देखते आना चाहिए यार। ये रोड मैंने बताया लिब्रा, तो सातवीं राशि जो है ना रोड है ना, और सातवां भाव, तो भाव आ गया सातवीं राशि, और बनी हुई वो शनि से, काला रंग है शनि, रोडी पत्थर शनि। तो बनावट की बात आएगी तो शनि मंगल, और रोड वैसे अगर आप लेते हो तो लिब्रा, सप्तम भाव शुक्र। अब वो तो हुई मार्ग। अब मार्ग प्रदर्शक मैंने बताया था 11वां भाव, वो सॉरी 9वां भाव, तो 9वां भाव में धनु राशि आ गई, बृहस्पति मार्गदर्शक हो गई। ऐसे अब मैं अभी आप स्पीच दे रहा हूँ तो मैं एक बृहस्पति का काम कर रहा हूँ, 9वां भाव का काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आध्यात्मिक चीज पढ़ा रहा हूँ, गुड़ ज्ञान पढ़ा रहा हूँ, तो राहु का भी जरूर प्रभाव होगा। ऐसे मैं आप समझो, आप खाना खा रहे हो, आप गेहूं की रोटी खा रहे हो, आपको तुरंत जाना चाहिए मैं सूर्य खा रहा हूँ। आप बाजरा खा रहे हो, तुरंत जाना चाहिए मैं शनि खा रहा हूँ। मैं नहा रहा हूँ तो मैं मून और वीनस, नहाना का काम। और मैं साबुन लगा रहा हूँ तो साबुन झाग है तो वो राहु, खट पता चलना चाहिए। मैं लेवेटरी यूज कर रहा हूँ तो मैं शनि, ठीक है ना। मैं कौन सी दिशा में मुंह करके खड़ा हूँ तो वो मेरे को पता, मैं उत्तर में हूँ तो मैं बुध को प्रभावित कर रहा हूँ। ये ऐसे हम जीवन में जब इनको डालेंगे तभी हमारे को ज्योतिष की उत्पत्ति, हमारे आचार विचार, रहन सहन, खान पान में उत्पन्न होगी। कहने का आशय है, ठीक है। अब थोड़ी देर बात करें। हाँ राजेश जी, हाँ सर। हाँ, कितने आज हैं? कितने सर 21 के आसपास स्टूडेंट थे। अच्छा, और अभी 17 है जो अपने साथ जुड़े हुए हैं अभी। अच्छा, देखिए दोस्तों, साथियों, शिष्यों, व्हाटएवर, इस साधना में हम चलें, इस साधना को प्रमोद स्तर पे पहुंचाने का मेरा सपना है। आप सिर्फ साथ चलने का कमिटमेंट करो। आप मेरे से सिर्फ पेस से पेस मिला के चलो। मैं बड़ा नहीं हूं, ये ज्ञान बहुत बड़ा है, और हम इस अमृत का मंथन करेंगे ही, अमृत निकालेंगे ही, अमृत को आत्मसात करेंगे ही। आप कुछ दिनों बाद ऐसा महसूस करेंगे कि आप अब उस गवर्निंग स्थिति में हो कि आप चीजों को बदल सकते हो। आप किसी के अंदर घुस सकते हो, आप किसी में जा सकते हो, उसको भाव, उसकी शक्तियों को पहचान सकते हो, और वो सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष के माध्यम से ही संभव है। ये अनंत है, अनंत। तो आप सब लोग थोड़ा सा प्रयास करके, थोड़ा सा मेहनत करके इन चीजों को बार बार सुनो, बार बार महसूस करो, बात करो, जियो इनको, हर चीज को जियो। और जिस दिन जीना शुरू हो गया उस दिन आनंद ही आनंद हो जाएगा। उस दिन आपके अंदर ऐसे एक एक मिनट में आप कैलकुलेट करोगे कि ये बनियान मेरी फटके, किसी चीज में फटके फंसी, कोई राहु, और अगर छेद होकर फटी है, घिस घिस के फटी है, तो केतु। बहुत सारी चीजें आपको ग्रह नक्षत्र और डायरेक्ट बताएंगे, डायरेक्ट। आप आनंद आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा टाइम हो गया। अब कोई किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सर, आपने कहा था कि शनि 7.5 और ढैया में सब ले जाते हैं,
जो भी आपने बिना मेहनत के कमाया है या नहीं, गैर मैंने ये नहीं कहा। मतलब अनड्यू बेनिफिट, जैसे कि आपने बिना कुछ कर्म किए हाँ, आपको गलत तरीके से अब आपने हाँ कुछ अर्जित किया है, हाँ बिल्कुल। वो आपका ढैया या उसमें चल जाएगा, तो क्या वो सही, मतलब शनि अगर सही स्थापित है तो भी चल जाएगा? अगर शनि अच्छी जगह है, अच्छा है, प्रबल है, तो भी चल जाएगा? या वो मतलब सही सही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शनि देव सही स्थान, आपको कुमार्ग से धन आने ही नहीं देंगे, और अगर उन्होंने धन दिया है तो वो पूरा जाग रख के दिया है, क्योंकि वो स्वयं दंडाधिकारी है। तो जब उन्होंने दिया है तो फिर उसको कौन लेगा? जब उन्होंने दिया है तो उसको कौन लेगा? इसलिए मेहनत से कमाए हुए धन के स्वामी कौन है? शनिदेव। मेहनत का स्वामी कौन है? शनिदेव। इसलिए तो उनको उसका मेहनत का स्वामी शनिदेव को बनाया गया है। मतलब अगर शनि तो अगर आपने शनिदेव द्वारा और मेहनत करोगे तो फिर आप, हाँ, मतलब गलत तरीके से लेके नहीं जाओगे है जी। मतलब अगर शनि प्रबल है तो आप मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे तो फिर वो गलत तरीके से आया हुआ नहीं कहलाएगा। क्या आएगा ही नहीं ना। हाँ। वो मार्ग से लाने ही नहीं देंगे आपको। अगर वो गलत मार्ग है तो फिर वो लेके जाएंगे। जैसे ऐसा कहा गया है कि 11th हाउस में अगर शनि हो तो शनि देव इनोमरस वेल्थ देते हैं, है ना, बहुत बहुत धन देते हैं। तो उस दशा में आदमी क्या करता है कि उसको ये भ्रम हो जाता है कि मैं जो भी निर्णय कर रहा हूँ ना वो उत्तम है, वही निर्णय सर्वोपरि है, क्योंकि मेरे को इससे माल सामान आ रहा है। और जब वो फिर उस फ्लो में गलतियां करने लगता है, जब ढैया और 7.5 आती है तो उससे ऐसी गलती कराते हैं जिससे वो सर्वस्नाश होता है। तो उसको ये भ्रम हो जाता है कि मैं जो निर्णय ले रहा हूँ वो सही है। तो इसलिए शनिदेव कहते हैं भाई मैं 2.5 साल में आता हूँ, तुम हर 2.5 महीने में अपने आप को एनालिसिस करते रहो। मैं 2.5 साल में आता हूँ, तुम है ना कम से कम 2, 2.5, 3 महीने में अपना एनालिसिस करते रहो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, बहुत बढ़िया। और कोई? सर आपने बताया कि सर बुध बलवान होंगे तो आदमी वकील बनेगा, या शनिदेव बलवान होंगे तो वकील बनेगा? वकील दरअसल में देखिए इसमें 3 पैरामीटर काम होते हैं। जो तर्क शक्ति है ना हमारी, तर्क करने की ताकत, वो मंगल देते हैं। तार्किक विवेक आप अंतर करना, यानी तार्किक विवेक की बात कर रहा हूं मैं। तर्क की शक्ति मंगल देते हैं और उत्तर की शक्ति में मंगल देते हैं। अगर मंगल खराब है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा कुतर्की हो जाता है। तार्किक विवेक वो बुध देते हैं, ठीक है ना। ठीक है। तार्किक विवेक बुध देते हैं। और शनि जो है ना वो विवादों के कारक है। तो ये मंगल भी विवादों के कारक है, कोर्ट कचहरी मतलब विवाद, लड़ाई झगड़ा, तो ये उसको उत्पन्न करते हैं। और बुध उसमें बैठकर न्यायाधीश बन जाते हैं। तो व्यक्ति बिना बोली वाणी के प्रबल हुए पर वकील नहीं हो सकता। ये उसको उत्पन्न करते हैं। ये बिल्कुल सही करो आप, शनि मंगल उसमें सहयोग करते हैं, बिल्कुल सही करो आप। तो जब हम चार्टेड अकाउंटेंट की भी बात करेंगे, वकील की भी बात करेंगे, तो चार्टेड अकाउंटेंट में भी आपको यही कॉम्बिनेशन मिलेगा, ये मंगल, शनि और बुध। क्योंकि अकाउंटेंट भी है, मैं बताना भूल गया। बुध जो है ना ऑडिटिंग, अकाउंटिंग का कार्य भी बुद्धि करते हैं। इसलिए चार्टेड अकाउंटेंट के आप कॉम्बिनेशन देखोगे उसमें अधिकांश में आपको इस संबंध मिलेगा, ठीक है ना। वो मैं आऊंगा जब आपको पूरी चीज बताऊंगा। और कोई कुछ पूछना चाहेंगे? रमानी साहब हैं क्या? हेलो 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 हेलो। आ रही है सर, आवाज तो आ रही है। हाँ वो है नहीं शायद। चलो कोई और पूछना चाहते हैं तो कंक्लूड करें आज। मैं आज कुछ विशेष बताने के मूड में था लेकिन उसका नंबर नहीं आया। देखिए मैं कल आपको कल रखें कि राजेश जी आप कब रखें बताइए? परसों रख ले सर। हेलो, ये बहुत ज्यादा मटेरियल हो जाएगा। परसों रख लें, परसों सर मेरा मानना ऐसा है, बाकी सब जैसा भी अपन गैप दे के रखेंगे, जैसे परसों तो हम भी देख पाएंगे। परसों मैं आपको, हाँ जी,
हम रिवाइज कर पाएंगे, आपका वीडियो वापस देख के समझ पाएंगे, नोट्स बना लेंगे। मैं परसों बात करूंगा और परसों मैं आपको एक दिव्य चीज बताऊंगा। मतलब अब तक जो आपने पढ़ा है ना, और परसों जब पढ़ोगे तो आप खुद कुंडली का है ना बहुत हद तक विवेचन करना शुरू कर दोगे, बहुत हद तक आप खुद पढ़ने लग जाओगे, बहुत आपको इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। परसों मैं एक पहले वो लूंगा, फिर वापस मैं एक बातों को रिपीट करूंगा कुछ को, और फिर उनको जोड़ के बताऊंगा उसमें आप। तो आप मेरा आप लोगों से सबसे निवेदन है कि आप जितने भी वीडियो है ना उनको एक बार देख लीजिए, जैसे भी हैं, ठीक है जी सर। तो आज काफी टाइम हो गया। ओके, धन्यवाद आप सबको, इतना टाइम आपने दिया, थैंक यू। पूरे 2 घंटे हो गए, ये तो आनंद है। और अभी तो जस्ट बिगिनिंग है, आपको 5 घंटे भी नहीं कोई दिक्कत नहीं आपके साथ है सर। हाँ है सर। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। नेट सही नहीं है सर। हाँ नेट सही। चलो सर, ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। देते हैं सर, फिर अपन परसों बात करते हैं। गुड नाइट। हाँ परसों ठीक है सर, शुभ रात्रि। धन्यवाद सर, प्रणाम। हाँ शुभ रात्रि। हाँ प्रणाम, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।